अस्सलामुअलैकुम, जुमा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफताब। और आज जब हम लोग ऑफिस आए थे तो मैंने इनको कहीं खोया हुआ पाया। कहाँ खोए हुए आप? दिन निकल आया, सूरज चढ़ गया। हाँ, तो मैं चांद निकाल रहा हूँ। चांद निकाल रहे हैं? बिल्कुल ऐसे बातें कर रहे हैं, सचमुच ऐसा करने वाले? सचमुच ऐसा करने वाला हूँ मैं। आपको दिखाएंगे, बड़े जबरदस्त हमने एक फुटेज आपके लिए निकाली है। ये देखिए तो सही, इतनी निटी ग्रिटीज ऑफ मून आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ा जूम करके चांद दिखा रहे हैं। अल्लाह, ऐसा लग रहा है चांद के बिल्कुल पास बैठकर ये फुटेज बनाई है। अलग वाकई ऐसा रह कि बहुत ही करीब खुद जाके तसल्ली के साथ ना इस फुटेज बनाइए। आप जरा आहिस्ता से जूम आउट होता जाएगा और फिर हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ पे खड़े होके जूम इन किया गया था। देखें, जूम आउट हो रहा है और ये इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद। इट्स ब्यूटीफुल। तो यानी उसके हाथ में खड़े होके कर रहे थे। देखे तो सही आप, कितना खूबसूरत। और ये कोई टेलीस्कोप या पेरिस्कोप क्या होती है जिसके ये स्कोप अच्छा है। ये जस्ट डीएसएलआर, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा है, बट ये इस कैमरे से मुतालिक क्लेम किया जाता है कि हाईएस्ट इसकी ये क्वालिटी है जूम इन करने से मुतालिक। और दिस इज ब्यूटीफुल बाय द वे। चांद के दाग भी अच्छे लगते हैं। चांद मुकम्मल चांद। अच्छा, वैसे इनको ना किसी ने कमेंट भी किया, सैयद अली रजा जिन्होंने ये कैप्चर किया, कमेंट किया कि आप ऐसा करेंगे चांद ढूंढने के वक्त, यानी जब शवाल का चांद देखना हो तब आप भी ना कमेटी में आ जाकर इस कैमरे को लेके दूर से जूम इन करके चांद देख सकेंगे। खबरदार, आपने कमरी कैलेंडर के ऊपर बात की। मैं अभी नहीं कर रहा बात उस पे। एनीवेज, नया दिन की टॉप स्टोरीज है क्या, सबसे पहले नजर डालते हैं उसी पर। मोटरसाइकिल के लिए सस्ते पेट्रोल की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। इंजन पर मनफी असरात होंगे, माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होगा। ऑटोमोटिव एसोसिएशन ने लो ग्रेड पेट्रोल की मुखालफत कर दी। कोहाट में दर्जी कपड़े सीने के मन माने पैसे नहीं ले सकेंगे। जिला इंतजामिया का सरकारी निर्खनामा जारी। शिकायत की सूरत में दर्जी का नाम और पता डिप्टी कमिश्नर को देने की दरखास्त। और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। गरीब वालिदैन बच्चों के लिए मुफ्त कपड़े ले जाएं, ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं। फैसलाबाद का एक दुकानदार जरूरतमंदों में मुफ्त कपड़े बांटने लगा। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज थी, लेकिन हम आगाज में आपको एक अपडेट दे देते हैं। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। आज उनको कराची आना है, ये मामला तय है। वजीर आजम कराची के दौरे में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। कराची के बाद वो घोट की ज़रूर जाएंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि साबिक़ वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद मेहर का इंतकाल, इस पर मरहूम के अहल खाना से उन्हें इज़हार ताज़ियत करना है। अली मोहम्मद मेहर मंगल को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, हम आपको ये याद दिलाते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस खबर के अलावा जो हमारा एक अहम मामला है आज उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान में यूँ समझा जाता था कि जैसे जिसे खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, अब ये लाइलाज है, वो कभी नहीं बच सकेगा। फिर कुछ तब्दीली सी आई, ऐसी तब्दीली आई कि लोगों को इलाज मिलने लग गया, कैंसर पेशेंट को इलाज मिलने लग गया। कैंसर के खिलाफ एक जंग छिड़ी और गरीबों की मदद भी होने लगी। बेहतरीन इलाज, बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन सहूलतें फराहम की किसने? शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ने। और अपनी मिसाल आप है ये हॉस्पिटल, अपने टास्क की वजह से, अपने काम की वजह से और फिर गरीबों की मदद की वजह से। वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों से कायम होने वाला ये हॉस्पिटल यानी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और तहकीकी इदारा पाकिस्तान में गरीबों की मदद के लिए, मुफ्त कैंसर के इलाज के लिए काम कर रहा है। और ये सबसे बड़ा अस्पताल है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। ये एक मुस्तनद खैराती इदारा समझा जाता है, माना जाता है। 1994 में ये इदारा कायम हुआ और अब तक कैंसर में मुब्तला लाखों गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इदारे की माली इमदाद के लिए इमरान खान इब्तदा से लेकर अब तक फंड रेजिंग करते हैं। जैसा किरण आपने आज आगाज़ में भी बताया कि आज कराची पहुंचेंगे, फंड रेजिंग तकरीब है जिसमें शिरकत उन्होंने करनी है और कई नामवर फनकार और शख्सियात ये भी फंड रेजिंग में शरीक रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा माजी में देखें तो जब जब इमरान खान ने आवाज़ उठाई कि उनको कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड्स की ज़रूरत है, तब हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, ख़ासतौर पर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, वो आगे आए और उन्होंने काम किया। अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो अगर हम उस सफ़र को देखें
और फिर शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके सफ़र को ना देखें तो ये तो मुमकिन नहीं। एग्जैक्टली तो आज हम सफ़र की बात भी करेंगे और फंड से मुतालिक बात भी करेंगे और किस तरीके से इलाज हो रहा है मुस्तहिक मरीजों का, इस सब पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, आप CEO हैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के। वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि 24 साल तकरीबन हो गए लाहौर के हॉस्पिटल को, 3 साल पेशावर और अब कराची का हॉस्पिटल भी स्टार्ट हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ कि ये अजीम सोच का नाम है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। काम का तरीक़ेकार क्या है यहाँ पर, क्या SOPs हैं जो फॉलो की जाती हैं और कितने जो पेशेंट्स हैं, यानी कितनी परसेंटेज है पेशेंट्स की जिनका मुफ्त इलाज होता है? और अब तब से अब तक का सफ़र इसका पूरा अहाता कीजिए। बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। आई थिंक आपने ये कहा कि कराची का अस्पताल शुरू हो चुका है, नहीं, उसका काम शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। जी सॉरी, मैंने कहा बात क्लियर रहे ताकि किसी को किसी सूरत भी कोई इबहम ना रहे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन का। शौकत खानम का मिशन जो है उसका ताल्लुक़ सिर्फ इस बात से था कि जो गरीब मरीज़ है उसके लिए जो औसतन ख़र्चा है कैंसर का आजकल के दौर में या किसी दौर में भी, वो इतना ज़्यादा है। आजकल मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए से ज़्यादा है एवरेज एक मरीज़ के ऊपर खर्च होता है। तो एक आम पाकिस्तानी जो है उस घराने में एक शख्स जो है वो अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो ये ख़र्चा नहीं कर सकता। ये रसाई देने के लिए, एक्सेस देने के लिए अस्पताल बना। और जैसे आपने बताया कि सन 94 में शौकत खानम लाहौर शुरू हुआ, 2015 में पेशावर और इंशाल्लाह 3 साल और में कराची। तो इस सारे मिशन का मकसद ये है कि एक मियारी इलाज, और वो मियारी इलाज जो है वो गरीब आदमी की रसाई के अंदर रहे। इस जर्नी में हमें बहुत से चैलेंजेस भी आए हैं और बहुत सी सक्सेसेस भी आई हैं। आपने कहा सारा जर्नी बताई है, वो 25 साल का जर्नी सारा 2 मिनट में ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन उसके जो हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि हर साल मसलन 2018 की अगर मिसाल दें तो हर साल तकरीबन 9,000 के करीब मरीज़ नए जो हैं वो रजिस्टर होते हैं इलाज के लिए, और उसमें जो कैंसर के मरीज़ हैं उनमें से बेशतर का 75% से ज़्यादा का इलाज फ्री होता है। सही, ये वो फिगर है जो कि ओवरऑल दीज ईयर्स कंसिस्टेंट रही है, बल्कि ये 75% से कुछ ज़्यादा ही होता है। हम 75 कहते हैं ताकि आसान रहे और हम किसी सूरत भी हमें ये इल्ज़ाम ना हो कि हमने मुबालगा किया। तो 3/4 मरीज़ जो हैं उनका इलाज फ्री होता है। इसका मतलब है कि कुल्ली तौर पे उनकी तमाम टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सब कुछ। इस चीज़ को मुमकिन करने के लिए जो चैलेंजेस हैं, एक तो ऑब्वियसली पैसे का चैलेंज है, और हम हर साल आप लोगों सब की मदद से, मीडिया की मदद से अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं और बताते हैं कि देखें ये काम हो रहा है, इसमें आप मदद कीजिए। हमारे मुल्क में लोग बेइंतहा फराख दिल हैं, कभी ऐसे मैंने नहीं देखा कि कोई कॉज हो और उसके लिए लोग पैसा ना दें, नेचुरल सी बातें देते हैं, लेकिन हमने सिर्फ बताना होता है कि ये हम कर रहे हैं और हम भी एक क्रेडिबल कॉज है जिसके लिए आप स्पेंड कीजिए। दूसरा चैलेंज जो है वो लगातार हमेशा होता है अच्छी ट्रेंड मैन पावर का और सिस्टम्स का। अब ट्रेंड मैन पावर को रिटेन करना और उनको एक सिस्टम के तहत काम करवाना ताकि एक मियारी इलाज मुमकिन रहे, ये लगातार चैलेंज है। इसमें किसी दिन भी आप आराम से बैठ नहीं सकते। सही, क्योंकि क्वालिटी ऐसी चीज़ है कि जिस दिन आपने उस पर नज़र हटा दी वो गिरनी शुरू हो जाएगी। इस हवाले से एक बहुत अहम इस 25 साल की स्टोरी का हिस्सा मैं बता दूं, फिर आगे बात करते हैं। वो पिछले साल शौकत खानम का जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेट, गोल्ड सील, एग्जैक्टली। तो इस वक्त मुल्क भर में सिर्फ 3 अस्पताल हैं जिनके पास ये है। और मैं समझता हूँ कि बतौर खैराती इदारा हमें ख़ास खुशी हुई इस सर्टिफिकेशन को हासिल करते हुए, क्योंकि कम से कम हम ये कहने के काबिल हुए कि देखें हम नहीं कह रहे, एक थर्ड पार्टी आके कह रही है कि आपके यहाँ सेफ्टी और पेशेंट क्वालिटी जो है वो अहमियत रखती है और एक मियार के मुताबिक है। सही। और ये भी फरमाइएगा, अब तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन आप कहीं से भी आप लोग पता नहीं लगने देते हैं कि कितनी मुश्किल से आप लोग ये सब कुछ करते चले आए। ये ज़रूर हमें बताइए कि अब तक जो हॉस्पिटल्स आप लोग बना चुके वो, और अब जो कराची में बनेगा ये सारे मामलात बहुत अच्छी तरह से चलते रहेंगे और ये दीगर हॉस्पिटल से बहुत आगे होंगे, चाहे वो इलाज मौलजी की सहूलत हो, चाहे वो ज़िंदगी बांटने का अमल हो, ये इस सब को आप लोग मेक श्योर करते भी रहेंगे आगे इंशाल्लाह। देखिए, कोशिश हमारी रही है, जो आपने सवाल पूछा ना, इसका ताल्लुक सिस्टम से और इदारे बनाने से है कि ये नहीं कि आज आपने कर दिया और कहा कि यहाँ बात बस हुई। तो जब इदारे की सोच
जो है, जो बेसिक उसकी सोच है, जो उसका फ़लसफ़ा है, ईथोस है, वो जब आप बुन देते हैं उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में, तो फिर ये चीज़ इंश्योर करना कदरे आसान हो जाता है। उसमें आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो प्रो पेशेंट है, नहीं मरीज़ की तरफ उनका रुख है, और सिर्फ ये नहीं है कि जो काम करने वाले, आप ज़ाहिर है काम करने वालों को भी आपने खुश रखना है, उनको अच्छी तरह पे करना है, उनको फैसिलिटीज़ देनी है, और उनको वो तमाम सहूलियात मुहैया करनी है जिसके ज़रिए वो मरीज़ का अच्छा इलाज कर सकें। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो महवर है, जो असल फोकस है, वो मरीज़ है जिसको आपने बेहतर सर्विस देनी। अगर आप ये सोच बुन देना अपने मिशन की सोच अपने रोज़मर्रा के ऑपरेशंस में, तो फिर ये थोड़ा सा हमें कंफर्ट हो सकती है कि आइंदा आने वाले सालों में ये चीज़ चलती रहेगी। ट्रेनिंग लगातार, जो फिज़िकल सिस्टम्स हैं आपकी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमाम चीज़ें भी जो हैं उसके ऊपर भी तवज्जो और फोकस देने की ज़रूरत है। उसमें सेफ्टी के क्या मामलात हैं, उसमें क्वालिटी के क्या मामलात हैं, क्या आप वो चीज़ें मॉनिटर भी कर रहे हैं कि नहीं। आप कहते हैं कि कमरा है, उसमें मिसाल के तौर पर मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन उसका जिक्र, नेगेटिव प्रेशर है, तो क्या आप उसको चेक भी कर रहे हैं कि वहाँ वो नेगेटिव प्रेशर है या नहीं। हैंड हाइजीन टाइप चीज़ें हैं जिससे हमारे यहाँ आजकल अस्पतालों में इन्फेक्शन फैलती है, तो क्या आपके स्टाफ जो आपका अमला जो है, डॉक्टर्स, नर्सेज, दीगर स्टाफ, क्या वो हाथ साफ़ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं मरीज़ को जाने से पहले। अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके दूर तक जो है इम्पैक्ट है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए लगातार ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, एवेलुएशन, थिंकिंग, इसको कैसे बेहतर करें। और इसके अलावा ये भी कि नई रिसर्च का होना, जिद्दत के साथ में इलाज के नए तरीक़ों पर जाना, नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आना, इसके ऊपर भी ख़ास तौर पर काम करते हैं आप लोग। यकीनन जी। देखिए, मैं कई दफ़ा लोगों को बताता हूँ कि अगर आप आज से ना 20 साल पुरानी या 25 साल पुरानी बिल्कुल जो उस वक्त की स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल की किताब उठाएं ना, तो आज उसको उठा के देखें ना, तो वो अब आप मुस्कराई दिए दोनों, वो मज़े का खेज़ लगती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि साइंस और जो कटिंग एज है मेडिसिन में, वो वक्त के साथ आगे चली जाती है, और इतनी तेज़ी से आगे जाना शुरू हो गई है कि वो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ इन स्टेप होने के लिए ज़रूरत है कि आप इस पर इन्वेस्ट करें, आप लोगों की ट्रेनिंग उसी एज पे साथ साथ चले, और आपके सिस्टम्स भी उसके साथ मैच अप करें। जो चीज़ आज से 5 साल या 10 साल पहले स्टेट ऑफ द आर्ट थी, वो आज नहीं है। तो इसमें कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ये हमारा एक चैलेंज है। इसमें हमें मॉनेटरी चैलेंज भी आता है। कैंसर के इलाज में बहुत सी बेहतरीन नई दवाइयाँ आ चुकी हैं ग्लोबली, और उनमें से बहुत सी अभी तक पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल नहीं भी हैं, क्योंकि लेकिन आप लोगों के पास, हमारे पास बहुत सी हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि हर साल आजकल बिल्कुल नई चीज़ें आ रही हैं, और उनके जो खर्चे हैं, जो उनके कॉस्ट हैं, वो डबल ट्रिपल से बाहर है। वो 10 गुना ज़्यादा हो गई हैं, या उससे भी ज़्यादा। तो बहुत ज़रूरत है, जैसे आपने शुरू में कहा, कि तहकीक में हम शामिल रहें, रिसर्च में हम शामिल रहें, तभी आपको एक्सेस रहेगी उन दवाइयों की और उन टेक्नोलॉजीज़ की जिसमें हम हैं। हम तो इस वक्त कंज्यूम करते हैं ना जी, वेस्ट में चीज़ बनती है, हम उसको ख़रीद लेते हैं, और फिर बहुत महंगे दामों ख़रीदते हैं, नेचुरली किसी और की बनाई हुई। तो जब तक हमारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल उस प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं होगा, हम ये लगातार ख़रीद नहीं कर सकते। और ये जो एक प्यारी सी चेन है, इसका हिस्सा अगर आम लोग बनना चाहें, वो भी हेल्प करना चाहे, वो भी आगे आना चाहे, तो अगर आप चाहें तो बताइए ना कि वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जी कि चाहें का तो सवाल ही नहीं, वो चाहते हैं और करते हैं, और करते चले आए हैं। सिर्फ याद दहानी की ज़रूरत है शायद, और आपकी बहुत मेहरबानी, आपने याद करा दिया। मैं समझता हूँ कि जो तमाम हमारे लोग हैं इस मुल्क में, 10 रुपए से या 1 रुपये देने वाले से लेके हज़ारों, लाखों, करोड़ों तक देने वाले सब मौजूद हैं। और ये हस्पताल यहाँ तक पहुँचा, ये मिशन यहाँ तक पहुँचा ही सिर्फ इसलिए है कि इसको अवामी और अमूमी सपोर्ट हासिल रही है। अगर ये ना होती तो ये यहाँ तक पहुँचता। इस वक्त हम फ्लैश भी कर रहे हैं आपके अकाउंट नंबर भी और टोल फ्री नंबर भी, यही 2 तरीके हैं जब कोई आपको रीच कर सकता है। और इसके अलावा जी वेबसाइट मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अपनी उसके मुताबिक देख लीजिए, आप जाके बैंक में भी दे सकते हैं, चेक भी भेज सकते हैं। और हमारे बहुत से यंग और नए लोग और कई हमारे सीनियर लोग जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी तरह यूज़ टू हैं,
तो वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन भी डोनेट करने की तमाम मौके ये हासिल हैं। 3-4 तरीके हैं जिससे आप डोनेट कर सकते हैं और ये हम फ्लैश भी इस वक्त कर रहे हैं। अब सर ये बताइएगा, तकरीबन 32 बिलियन रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं इलाज मुआवजे में, ऐसा ही है मेरी जी फिगर जी ठीक है? हम उसको क्यूमुलेटिव फिगर जो है तकरीबन 40 अरब के करीब, तो 40 हर बिलियन। साल का जिस तरह बजट आप लोग एलोकेट करते होंगे, 2019 का क्या बजट है? इस साल का जी 13 अरब रुपया है, 13 बिलियन रुपीस, जिसमें से 8.5 अरब रुपया जो है वो ज़कात और डोनेशंस की मद में आएगा। सही। जो बाकी इनकम है वो अस्पताल अपने डायग्नोस्टिक सर्विसेज, लैब कलेक्शन सर्विसेज एट्सेट्रा इनसे इकट्ठा कर लेता सही। है। लेकिन जो 8.5 अरब है ये कुल्ली वो है जो डोनेशंस या ज़कात की मद में आता है। और ये वो रकम है जिसके ज़रिए गरीब मरीज़ का इलाज मुमकिन होता है। ये तयन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट गया है तो जो भी जाएगा और वो कहेगा कि मैं इलाज चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता हूँ, प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा ख्याल है कि मुल्क भर में तकरीबन 1,70,75 अब इस रेंज में 1.25 लाख के करीब नए कैंसर के केसेस होते हैं। ठीक, उनमें से हमारे पास तकरीबन 50,000 हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में 1/3 150% इसके लगभग हमारे पास पहुंचते हैं। अब हमारे पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है, जाहिर है वो तमाम 50,000 मरीज जो हैं वो नहीं ले सकते। अच्छा, अब उस कैपेसिटी हम इसको विम्सिकली भी कर सकते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आया उसमें प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है ऐसी चीज़ आप एक्सेप्ट कर लें जो इतनी काबिल इलाज ना हो और एक बहुत काबिल इलाज शख्स जो है वो बैठा रह जाए। तो हमने ये तयन करना होता है कि वो कौन से कैंसर्स हैं और वो कौन सी स्टेजेस हैं जिनका हम बेहतर तौर पे इलाज कर सकते हैं, जिसमें हम कोई आउटकम दे सकते हैं, फिर उनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। और जो बाकी लोग रह जाते हैं उनको हम रेफ़र करते हैं दूसरी जगहों पे, या उनको समझाते हैं कि मुमकिन है कि इस वक्त आपके कैंसर का इलाज इस वक्त मुमकिन नहीं रहा। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। जो आपके पास उम्मीद लेके आया है, अगर आप उसको ये कहें कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं, तो नेचुरली, और इसमें कई दफ़ा हमें क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है और हम उसको बोल्डली एड्रेस करते हैं। हम ना उससे छुपते हैं, ना हम उसको अवॉइड करते हैं, डिनाई करते हैं। हम समझते हैं कि इन तमाम मरीज़ों का इलाज करने के लिए जो मुल्क भर में नए कैंसर के केसेस दरियाफ्त होते हैं, हमारा ख्याल है कि शौकत खानम जैसे 12 से 15 टोटल हस्पताल हों तो फिर जाके ये सारे लोग कैटर किया जा सके। एक ऐसा पेशेंट जिसने दरवाज़ा खटखटाया शौकत खानम का, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो तरीक़ेकार बताएं। वो आया उसके बाद से लेके इलाज के कंप्लीशन तक। ठीक है जी, हमारी 4 वॉक इन क्लिनिक्स हैं पेशावर में, लाहौर में, मुल्तान में, कराची में। सही। मरीज़ आया, या तो वो कैंसर का डायग्नोसिस हाथ में लेके आया, कहीं और से टेस्ट हुआ, या सस्पिशन है। दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि जो अब तक टेस्टिंग हो चुकी है वो काफ़ी है एक वाज़े तशख़ीस के लिए, दोबारा टेस्ट चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए। अगर तो वाज़े तशख़ीस हो चुकी, हम उसी वक्त तयन कर देते हैं कि इनकी ये स्टेज है, इस मरीज़ को हम अपने सिस्टम में लेकर उसका भला कर सकते हैं या नहीं। अगर भला कर सकते हैं हम उनको एक्सेप्टेंस कर देते हैं, उनको टाइम दे देते हैं और यूजुअली विद इन 1 और 2 वीक्स उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। वो लोग जिनको आपने एक्सेप्ट कर लिया। बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें कुछ चीज़ अभी मुबहम है, कुछ डायग्नोस है, ठीक है, आपने उनसे कहा कि आप ये टेस्ट करवा के ले आइए तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा। फिर यानी उनको रिकॉल करते हैं, हम उनको दोबारा अपॉइंटमेंट देते हैं, वो टेस्ट करवा के दोबारा आते हैं, फिर ये फैसला हो जाता है कि वो एक्सेप्टेड हैं या नहीं। अच्छा, अब जो लोग तो एक्सेप्ट हो गए सिस्टम में, उनको मैंने आपसे अर्ज़ की, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई, अक्सर औकात उनके कैंसर के मुताबिक जो स्पेशलिस्ट है उसके साथ अपॉइंटमेंट मिलेगी। और ये कितनी जल्दी मिल जाती है? ये विद इन 1 to 2 वीक्स मैंने आपसे बताया। कुछ चीज़ों में जो है, जो बहुत अर्जेंट टाइप कैंसर्स हैं, लुकीमियाज हैं, या कुछ ऐसे बहुत रैपिडली डिवाइडिंग जो ट्यूमर्स होते हैं जिसमें इमरजेंसी होती है, उनको तो 1-2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट दे दी जाती है, ठीक है। तो लेकिन अक्सर को 1-2 हफ्ते के टाइम पीरियड के अंदर, बल्कि हम अपने लिए, हमारा एक क्वालिटी बेंचमार्क है जिसको हम मेजर करते हैं कि हमारा वॉक इन से एक्सेप्ट हुआ हुआ मरीज़, वॉक इन क्लिनिक से एक्सेप्ट हुआ हुआ मरीज़, उसकी पहली अपॉइंटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो कितनी है एवरेज, और वो हमारी जो हमारी बेंचमार्क हमने तयन किया हुआ है उसमें से कितने फ़ीसद मरीज़ उससे बाहर जाते हैं। तो वो भी हम मॉनिटर और एवेल्युएट करते हैं। जैसे मैंने बताया, म्यार आप छोड़ नहीं सकते जब तक आप उसको लगातार फॉलो नहीं कर रहे। अब फिर वो अपनी पहली अपॉइंटमेंट पे आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। सही। ऐसी चीज़ है जिसने पहले सर्जन को देखना है, पहले वो वहाँ आएगी, जिसने पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को देखना है, जिसने रेडिएशन के पास, ये ट्यूमर बाय ट्यूमर सेपरेटली वो जाते हैं। उस पहली क्लिनिक में उनके पहले डायग्नोस्टिक्स देख ली जाती हैं, उनको जो कोई और इजाफी चीज़ें चाहिए वो कर ली जाती हैं, और उनको जो दूसरे स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ भी अपॉइंटमेंट दिलवा दी जाती है।
लेकिन ज़्यादातर कैंसर्स जो हैं हमारे वो मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से उनका इलाज होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर लेके आए हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्पेशलिस्ट भी देखेगा, जीआई का उसी फील्ड का सर्जन भी उसमें होगा, उसी फील्ड का रेडिएशन का स्पेशलिस्ट भी होगा, उसी का मेडिकल में आपको रेडिएशंस भी शायद चाहिए, कीमोथेरेपी भी। तो ये सारे स्पेशलिस्ट इकट्ठे बैठते हैं। कैंसर का स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन वाला, ये सब बैठते हैं एक स्क्रीन के ऊपर। मरीज की सारी डिटेल अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, बारी बारी एक ही जगह। तो वो उस चक्कर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन चक्कर के अवॉइड से भी एक आगे बात है, वो ये है कि जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो वो मशावरत करके कंसल्टेशन से फ़ैसला होता है, जिसमें कोई एक शख्स थोड़ी सी कोई ऑड या अनयूजुअल या नॉर्मल रूटीन और साइंस से हट के फिर फैसला करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे बात करती हैं कि नहीं इसको ऐसे करना है, तो 3 लोग और बैठे हैं, वो कहेंगे भाई नहीं, लेकिन इस स्टेज के मरीज़ के लिए जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है वो तो ये कहती है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं। तो ये कलेक्टिव विजडम से फैसला होता है और हर मरीज़ का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो इस ट्यूमर बोर्ड के ज़रिए डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो सिस्टम में आ जाता है। फिर वो जो है फिर वो फॉलो किया जाता है। अब मसलन उनको अगर सर्जरी होनी है तो उनको सर्जरी का टाइम दे दिया जाएगा, उसमें उनके सर्जरी से पहले के जो चेक्स हैं, एनेस्थीसिया की एवेलुएशन है, ये वो चीज़ हो जाए। अगर रेडिएशन है तो वो रेडिएशन प्लानिंग के उसमें प्रोसेस में पड़ जाएंगे, और अगर कीमोथेरेपी है और ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा, ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि बहुत सी चीज़ें इन पैरेलल भी शुरू हो जाती हैं। ओके, और ये स्टार्ट हो गया, फिर ज़ाहिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा कितनी इसकी ड्यूरेशन चाहिए और उसका इलाज कंप्लीट। और फिर ये टिपिकली 6 माह से के लगभग अरसा होता है। लुकीमियाज में ज़रा ज़्यादा अरसा होता है, नेचुरली सालों में बात चली जाती है, लेकिन मिसाल के तौर पे 6 माह में, साल में ये मुकम्मल हो गया इलाज। उसके बाद मरीज़ को बता दिया जाता है कि अब आपको फॉलो अप साल के बाद की ज़रूरत है, 6 माह के बाद की ज़रूरत है, या जो भी हर डिज़ीज़ के मुताबिक इसको टेलर किया जाता है, यानी ये जेनेरिक नहीं है, हर कैंसर के टाइप के मुताबिक दिया जाता है। चूँकि हॉस्पिटल के अंदर वो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा मौजूद है जो कि हमारा खुद सेल्फ बिल्ट है, उसके ज़रिए ये जो कोऑर्डिनेशन है इसमें आसानी हो जाती है। अपॉइंटमेंट्स में, डॉक्टर्स के दरमियान कम्युनिकेशन में, डॉक्टर्स और नर्सेस के दरमियान कम्युनिकेशन में, मुख्तलिफ टीम्स आपस में उसके ज़रिए कोलैबोरेट कर सकती हैं। तो ये खासा कॉम्प्लेक्स सा मसला है, क्योंकि इसमें एक शख्स नहीं है ना जी, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट नहीं है जिसने इलाज करना है, बहुत सी मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं। फिर खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसमें आपने चेस्ट के स्पेशलिस्ट से रब्ता करना है, या मैदे के स्पेशलिस्ट से करना है, या इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर से करना है, तो वो सारी कंसल्टेशंस भी इसी के ज़रिए। और ये सब कुछ हो मरीज़ के फ़ायदे के लिए रहा है, फोकस एक है। फोकस एक है। अच्छा, बिल्कुल ना, चलते चलते आखिर में थोड़ा सा इस बारे में बता दें, कराची में शौकत खानम हॉस्पिटल क़याम कब तक मुमकिन होगा, कब तक काम शुरू करेगा? हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 3 साल के अरसे में आपको एक वर्किंग हॉस्पिटल आपके सामने होगा। ये कराची का अस्पताल जो है ये बाकी दोनों अस्पतालों से साइज़ में बड़ा है। प्लानिंग के जो वक्त अभी जो नक्शा है कम से कम डबल साइज़ का है, और ये DHA सिटी में बन रहा है। इंशाल्लाह अभी ग्राउंड प्रिपेयर हो रही है, सही, और हम समझते हैं कि 3 साल में इंशाल्लाह 3 साल में भी मुकम्मल हो जाएगा, और इसके बाद भी ये सफ़र जारी रहे और भी हॉस्पिटल्स बने। जिस तरह आपने कहा कि ज़्यादा बनेंगे तो जितने पेशेंट्स हैं, जिस तरह 1,20,000 फॉर दैट मैटर अगर हैं, तो सबका इलाज हो, ये बहुत अच्छा बात है। थैंक यू सो वेरी मच सर। साथ आप मौजूद है शौकत खानम से मुताल्लिक आपने सफ़र की भी बात की, और कलेक्टिव विजडम के ज़रिए इलाज होता है, यानी बहुत से डॉक्टर्स इकट्ठे बैठते हैं, फिर फैसला होता है कि इसका इलाज किस तरीके से स्टार्ट होगा, और एक्सेप्टेंस से लेके इलाज के अख्ताम तक फिर फॉलोअप सब पर उन्होंने बात की, और साथ में फ्लैश किया अकाउंट नंबर और टोल फ्री नंबर जहां पर आप डोनेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, और एक और ख़बर साइंस सरकार से मुताल्लिक और वाटर बोर्ड इंतजामिया से मुताल्लिक, क्योंकि दोनों के दावे ऐसे थे जो धरे के धरे रह गए। रमज़ान और ऐसे में आज जुम्मे का दिन, कराची वालों के लिए एक और मसला, और वो मसला है पानी की बूंद बूंद को तरस जाना, और ऐसा ही कई अरसे से होता भी चला आ रहा है। अभी भी कोई तब्दीली नहीं है जनाब। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान कहते हैं कि वो खुद खरीद कर अपने घर वालों के लिए पानी लेकर आ रहे हैं। लॉजिक है या मसला जो भी है, परेशानी दूर नहीं होने वाली। मोहम्मद अली हफीज रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची वाले पानी के बुरहान से हैं परेशान। रमजान का महीना भी आधे से ज्यादा गुजर गया, लेकिन नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एन के मकीनों का पानी का मसला हल न हुआ। मकीन बाल्टियों में पानी भरने के लिए निकलते हैं, बर्तन वगैरह धोने के लिए भी सारे बोरिंग का वो सब जगह किया हुआ है, बिकॉज पानी ही नहीं है। टैंकर माफिया जो है ये काम कर रही है, सड़क के उस पार जो है पानी आ रहा है, इधर गलियों में पानी नहीं आ रहा। अगर आता भी है तो हफ्ते में 1 दिन आता है। हम चला के थक गए। बिजली का से हमारे बिल इतने बिल आते हैं और पानी उस पर भी नहीं है। वाटर बोर्ड का अलग बिल भर रहे होते हैं हम, जो उन्होंने मंथली लगा दिया है। पानी के बुरहान पर काबू पाने में नाकामी से 2-4 MD वाटर बोर्ड
असदुल्ला खान कहते हैं, मेरे घर में भी पानी नहीं था, खरीद कर टंकी भरवाई। अंडर ओथ आपसे कह रहा हूँ, अंडर ओथ बखुदा, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैंने कल सुजुकी पानी की टंकी डलवाई है। मैं ये अंडर ओथ कह रहा हूँ, मैं रोज़े में बैठा हूँ और मैं हल्फी आपको बयान दे रहा हूँ। कराची वाले पानी को तरस रहे हैं, लेकिन शहर के संगीन मसले पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। कराची में कच्ची आबादियों के बाद पोश इलाकों में भी पानी का बुरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वजीर बल्दियात हो या एमडी वाटर बोर्ड, तमाम लोग दावों में मसरूफ हैं और कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। अब ऐसी सूरत हाल में आराम से बैठा नहीं जा सकता, और अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये ख्याल आएगा बाहर निकले हैं तो पानी लेकर आते हैं वापस कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के। वैसे कहाँ आराम, कहाँ मसाइल। और अगर यही कहानी जाननी है तो पेशावर के सरकारी मुलाजिमीन को देखिए, रमज़ान आया, रोज़े आए और ऐसा मालूम होता है कि आराम पसंद हो गए। एक्चुअली उसको फॉलो करना कि सोने पे भी सवाब मिलेगा, तो वो ये काम कर रहे हैं। नहीं, उस दौरान ड्यूटी ऑफिस में एसी चल रहा है जनाब, यानी मज़े लगे हुए हैं, नींद के मज़े ऐसे ले रहे हैं। फयाज अहमद ने फिर रिपोर्ट तैयार की, आपके सामने रखेंगे। पेशावर के सरकारी दफातर में खराटों की गूंज। ड्यूटी के दौरान महकमा सेहत के मुलाजमीन ऑफिस में ही एसी लगाकर लंबी तान कर सोने लगे तो कोई मोबाइल से खेलने लगा। शहरियों ने वीडियो बना डाली। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के इस रवैये पर अफसोस का इजहार किया। रमज़ान का महीना है तो हम कैसे हराम काम कर सकें जो रमज़ान जिससे रोज़ा ख़राब हो। तो मेरे ख्याल से ये तो तमाम जो हमारे सरकारी मुलाजिमीन हैं या जो दूसरे लोग हैं, जो भी अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से उनको नहीं करना चाहिए। टाउन ऑफिस और दीगर महकमों में भी मुलाजमीन ऑफिस में ही नींद पूरी कर लेते हैं। कैमरामैन कामरान खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। और अब ज़रा बात कर लेते हैं, कुछ फूल अक़ीदत के चुन लेते हैं। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए। नाते बारगाह रसालत में नजराना अक़ीदत पेश करने का वसीला तो है ही, और इसके अलावा नबी आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत रखने वालों के लिए रूहानी फैज़ का ज़रिया भी है। आज इसी सिलसिले में इसीलिए तो हमने दावत दी। नात ख़्वाह हसीब साहब हमारे साथ हैं। नया दिन में खुश आमदीद। मोहम्मद हसीब तारिक साहब, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, हर नात ख़्वाह का अंदाज़ अलग होता है, इज़हार अक़ीदत का तरीक़ा अलग होता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत के लिए किस तरह का कलाम मुंतखब करके लाएँ, कौन सा कलाम मुंतखब करके लाएँ? बहुत दिल से आए, ये मुझे पता है। देखें, मेरे आका की शानी इतनी अरफ़ा आला है, उनकी मदह में हम क्या बयान करें। ये क्या कम बात है कि अल्लाह ताला के वो महबूब हैं। तो कोशिश यही होती है कि वो कलाम हो कि जो उनके शायान शान, तो क्या हमने लिखना है जो फ़ारसी में मिर्ज़ा गालिब कह देते हैं कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़ना गुज़ाश्तेम कहाँ ज़ात पाक मरतबा दान मोहम्मद अस्त। तो सिर्फ़ कोशिश यही होती है कि वो नाशरीफ़ पढ़ी जाए जो उनके शायान शान उस बरगाह में मकबूल कलाम हो और आला उस्तादों का कलाम हो। तो कोशिश यही होती है। आज भी मैं एक कौसर बरेलवी साहब का कलाम लाया हूँ और मैं आपकी समातों की नज़र। जी जी प्लीज़। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, ज़िक्र नबी में जो दिन गुज़रे
सबसे बेहतर है, जिक्र नबी में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे बेहतर है, याद नबी में रात जो गुजरे, लोगों याद नबी में रात जो गुजरे उससे बेहतर रात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। बड़ा खूबसूरत शेर। जी जी। इसके शहे बदहा इसके शहे बदहा से पहले मुफलिसों खस्ता हाल था मैं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। जो है मेरी जानो ईमान, क्या मैं उनकी नजर करूं, जो है मेरी जानो ईमान, क्या मैं उनकी नजर करूं, बस में नहीं है जोश मोहब्बत, काबू में जज्बात नहीं, बस में नहीं है जोश मोहब्बत, काबू में जज्बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। मक्ता समाज सुन रहे हैं। गौर तो कर सरकार की तुझ पर कैसी खास इनायत है, गौर तो कर सरकार की तुझ पर कैसी खास इनायत है, कौसर तू है उनका सनाखा, ये मामूली बात नहीं, कौसर तू है उनका सनाखा, ये मामूली बात नहीं, क्योंकि जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं,
जितना दिया सरकार ने मुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत इंतखाब और बहुत खूबसूरत आपका अंदाज़। और जिन महफिल में हसीब आप पढ़ते हैं वहाँ से फरमाइश आई, ए रसूल अमी तुझसा कोई नहीं। अगर चंद अशार इसके भी आप सुना दें। जी ज़रूर। ये मेरे उस्ताद ग्रामी सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह जी जी, उनका पढ़ा हुआ कलाम है, तो मैं कोशिश करूँगा, उन जैसा तो नहीं लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। खातमुल मुरसलीन ए रसूल अमी, खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई बस को यकीन है अकीदा ये अपना, बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, क्योंकि है अकीदा ये अपना। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, क्योंकि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। और मेरे आका की खिलकत के हवाले से शेर समाअत फरमाएं। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। हाँ, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसीं और ए अबद के हसीं, बल्कि ए अज़ल से हसीं और ए अबद तक हसीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। और सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा मुंतहा मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा राह गुजर में तेरी, कौबा को सैन गर्दे
सफर में तेरी काबा कौसैन गर्दे सफर में तेरी। तू है हक के करीम, हक है तेरे करीम। तू है हक के करीम, हक है तेरे करीम। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन ऐ रसूले अमीन। अज़ल से अबद तक बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और थोड़ा सा जल्दी से बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम बात करते हैं अब एक बहुत अहम मौजू की। जदीद दौर है, बच्चों की तरबियत एक बड़ा चैलेंज है। इसका सबसे ज़्यादा सामना वालिदैन और ख़ास तौर पर माओ को करना पड़ता है। हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी है और हमारे साथ एक मेहमान भी है। यस, प्लस पॉइंट भी है और मेहमान भी है। तो आज हम ज़रा तसल्ली से बात करते हैं, क्योंकि इस निज़ाम में बैठे सारी बातें करते हैं। चले ठीक है, उठ जाते हैं। बैठे सारी बातें नहीं करेंगे। जुनैरा अंबर हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू नया दिन, प्लीज़ आ जाइए। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ख़वातीन का किरदार, इस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब में एक पूरा सिस्टम तरबियत का मौजूद है और इसका ख़ास तौर पर फ़ायदा एक माँ को होता है। हम चाहते हैं आज आप इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब की कोशिश को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेहतरीन बात यह है कि जो दीन हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाया बवास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सिर्फ मुसलमान हैं तो इसलिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस बात के मोतरफ़ हैं कि ये मुकम्मल निज़ाम हयात है। इसकी ये खूबी ये है कि ये मुकम्मल है, यानी एप्लीकेबल है हर ज़माने में। वक्त के तकाज़े बदल रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, मसाइल अलग अलग हो रहे हैं। हर ज़माने में ये एप्लीकेबल है। एक बात ये। दूसरा ये एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि ये दीन फितरत है। तो फितरत कभी नहीं बदलेगी, इसलिए कि फितरत नहीं बदलेगी, लिहाजा इस दीन से हमेशा मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि एक बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है। इस बारे में आप अक्सर बातचीत सुनते और करते रहते होंगे। मैं बहैसियत एक ख़ातून भी इस बात को समझती हूँ और चूँकि मेरा कुछ रिसर्च का टॉपिक भी ऐसा ही रहा है तो मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ कि ख़ातून पे ज़िम्मेदारी क्यों ज़्यादा है। जब आप देखते हैं ना कि अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं जन्नतु ताहता अक़दामिल उम्महाती, कि जो जन्नत है वो माओं के कदमों के नीचे है। तो ये मकाम, ये दर्जा, ये बस ऐसे ही नहीं मिल गया। अल्लाह के हबीब से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो 3 मरतबा अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम्हारी वालिदा का, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी माँ का। और चौथी दफ़ा पूछने पर फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिद यानी तुम्हारे बाप का। तो हम बहुत खुश होते हैं इस बात से कि हमें 3 टाइम्स ज़्यादा राइट्स मिल गए, लेकिन हम ये नहीं समझते कि 3 टाइम्स हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई। तो माँ ना सिर्फ ये कि बच्चे को दुनिया में लाने से पहले बल्कि उसकी पैदाइश से पहले भी उसको ट्रेन कर रही होती है। जो माँ की आदतें होती हैं, जो माँ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत की एक्टिविटीज़ होती हैं, इवन मेडिकल साइंस भी इस बात को साबित कर रही है। हमारा दीन तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही बता रहा था कि बच्चे पर उसका असर बहुत पड़ता है। तो आज चूँकि मुझे उम्मीद है कि इतना लंबा वक्त तो मेरे पास नहीं होगा कि मैं बहुत डिटेल में जाऊँ, तो मैं की पॉइंट्स की तरफ आना चाहती हूँ आज के दौर के हिसाब से कि माएँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बाद में भी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जिससे बच्चे की ब्रेन ग्रोथ, एफिशिएंसी, उसके इंटरेस्ट डेवलप हों। एक्टिविटीज़ इवन अंग्रेज़ ये कह रहा है कि अगर माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्टिविटीज़ ऐसी करती है, मसलन रिसर्च वर्क कर रही है कंप्यूटर में, आईटी में, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली वो स्किल्स डेवलप होती हैं। और इवन जो फूड माँ पसंद करती है, बच्चा जब पैदा होगा तो उसके बाद नेचुरली वो उस फूड को पसंद करेगा, जिसे वो नापसंद करती है वो उसको नापसंद करेगा। अब आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज
मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मुशाहिदा करती हूँ कि ख़वातीन बच्चों के साथ टाइम कितना स्पेंड करती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर माँ ये गौर करे कि आप 1 to 1 अपने बच्चे के साथ कितना टाइम लगा रहे हैं। आप उसको स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, कुरान पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, फिर उसको बिठाकर आपने होमवर्क करवा दिया। इवन ट्यूशन से भी होमवर्क मिलता है, हम इस चीज़ को फेस करते हैं। आपने उसके साथ कितना वक्त गुजारा, जो प्योर टाइम था तरबियत का, वो कितनी की आपने उसको। हमारे बुज़ुर्ग हमें किस्से सुनाया करते थे, हमारी दादी दादा नानी नाना, हम छोटे थे, थोड़े नॉटी भी थे उस वक्त, कभी कभी हम बोर भी हो जाते थे कि ये किस्सा तो बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। बिलीव मी, आज मुझे एहसास होता है कि उन किस्सों का आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कितना अच्छा असर पड़ता है। अल्लाह के हबीब क्यों फरमाते हैं अच्छी सोहबत इख्तियार करना, तो माएँ ही हैं जो सबसे बेहतरीन तरबियत कर सकती हैं। और दीन इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बच्चा अपने माँ के दीन पर होता है और अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो माँ की तरफ उसका रुझान होता है किसी भी घर में। ये अच्छा, ये कोई 100% मैं नहीं कह रही कि हर जगह ऐसा होता है, रेयर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मगर बात क्या होती है कि माँ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चे ज़्यादातर उसको सपोर्ट करते हैं सूनर और लेटर। अभी नहीं करते तो बूढ़े होकर याद आएगा अम्मी ये कहती थी, या खुद माँ बनेंगे या बाप बनेंगे तो वालदा की बातें याद आएंगी। कभी भी माएँ गिव अप नहीं करें ये सोचकर कि हमारा बच्चा हमें सुन नहीं रहा। कतरा भी मुसलसल टपकता रहता है तो एक पत्थर में भी सुराख कर देता है। कंसिस्टेंसी की ये अहमियत है। तो माएँ बस कोशिश करते रहें, अपने अमल को ठीक रखें और तरबियत करते रहें, तो इंशाअल्लाह उसका असर बच्चों पर ज़रूर पड़ेगा। मैं अभी तक वही हूँ कि जिन दिनों अब खातून प्रेग्नेंट है और जो भी उनके मामूलात थे उसका असर बच्चे पर पड़ता है। अगर आप तो अगर बच्चा तंग कर रहा है तो फिर आप ये सोचिए कि आपने क्या किया। एग्जैक्टली ये बहुत मुश्किल बात है। और अगर आप गॉसिप करती रही थी तो बच्चा भी गॉसिप्स करते रहेगा, और अगर आप लड़ती झगड़ती रही थी तो बच्चा भी हाइपर होगा। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करती हूँ। आई डोंट नो आप इसको नेगेटिव समझेंगे या पॉजिटिव। कुछ लड़कियाँ या ख़वातीन, ऐसा सब पॉजिटिव, कुछ ख़वातीन ऐसी होती है ना थोड़ी मिजाज की तेज़ या लड़ने झगड़ने वाली। मैं अपने बचपन का आपको ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि मैंने ये देखा कि कुछ हमारे आसपास के लोगों में जो लड़कियाँ मिजाज की तेज़ और लड़ाका जिन्हें हम कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, हैं वो जो है उनके भी छोटे से गोद में हैं और मार रहे हैं साथ खड़े हुए बंदे को। तो हम कह रहे हैं या अल्लाह ये माँ तो लड़ाका थी। अब समझ आइए बच्चे जो मार रहे हैं क्यों मार रहे हैं। अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं बिल्कुल लड़ाका नहीं हूँ। अगर मेरे बच्चे ने कोई ऐसी हरकत कर दी तो प्लीज़ डोंट ब्लेम मी। वो जो है मार्जिन दे दिया सारी माँ को। फिर नहीं देखिए, फिर यूँ कहूँगी तो ज़्यादती हो जाएगी, बहनें भी मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएंगी। अगेन बहुत बड़ा हिस्सा है, नो डाउट। मैं माँ हूँ, मैं खुद मानती हूँ। मैं अपने आप को ब्लेम करूँगी अगर मेरे बच्चे में कोई बुराई है। 80% तो चलिए ज़रूर, नॉट 20%, 80%। और ये वेरी कर सकता है, बाज़ जगहों पे बेचारी ख़वातीन का इतना होल्ड ही नहीं होता। बच्चे की तरबियत में आपके जो इन लॉज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, नानी दादा दादी सारे के सारे आ जाते हैं। ये सब कोई प्यार में बिगाड़ देता है, कोई और रीजंस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें माशरे का हिस्सा हैं, कोई इस बात को नेगेटिव नहीं समझे। लेकिन मैं एक माँ की हैसियत से कहूँगी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं अपने बच्चे को देखूँगी तो मुझे अपने आप पर जो है वो नज़र रखनी पड़ेगी। टीवी नहीं देखती हूँ मैं, क्योंकि मैं देखूंगी तो मेरा बच्चा मेरे साथ बैठकर टीवी देखेगा। फ़ोन्स पर मैं बातों में लग जाऊं। और सबसे ज़्यादा हम इग्नोर बच्चों को कब करते हैं और हमें बच्चों पे गुस्सा कब आता है, जब मुझे कब आता है मेरी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं बात कर रही हूँ और बच्चे बात नहीं करने दे रहे। आप इसको ज़रा दूर रखिए, फ़ोन को दूर रखिए। सोशल जो आपकी नेटवर्किंग है थोड़ा सा बच्चों से अलग, कोई टाइम ऐसा सेट करें कि बच्चे सो रहे हों तो फिर आप फेसबुक पे जाइए या कुछ। बिल्कुल अगर आप मेरे पास ना बमुश्किल ना 30-40 सेकंड से मुझे ना बिल्कुल क्विकली ये बता दें, जब एक माँ तरबियत कर रही है उसे कर लेने दें, अगर वो डांट रही है उसे डांट लेने दें। मत रोकें। एग्जैक्टली ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो बच्चा जो है ना जब उसकी जो ज़रा सा बड़ा हो गया तो ठीक है, वो समझ जाएगा कि ये नानी नाना दादी दादा प्यार मोहब्बत में ऐसा करते हैं और मम्मा तरबियत करने के लिए। लेकिन छोटा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा
जैसे हम उसको कहते हैं ना, मैं बड़ी हूँ, मैं मम्मा हूँ, मैं ठीक, तो वो कहेगा ये तो आपसे भी बड़ी है नानी और दादी। तो वो बच्चा कहेगा माँ ने कहा ये नहीं करना और दादा दादी नानी नाना ने कहा करना है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन माँ जो करे वो बेहतर करे, क्योंकि जाहिर बात है वो बहुत तरीके से चाहे थोड़ा आपको तकलीफ भी हो, मोहब्बत में कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ कहा जाता था कि खिलाओ सोने का हमें फौरी ब्रेक लेने को कहा है। इस्लाहात की बात करेंगे क्योंकि तर्जुमान IMF ने कहा है कि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी इस्लाहात लाई जाएं। इस पर बात करेंगे। शकील अहमद इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शकील, तर्जुमान IMF ने मजीद क्या कहा है? देखिए शुएब, वाशिंगटन में तर्जुमान IMF गैरी राइस ने ब्रीफिंग दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ $6 अरब प्रोग्राम पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और अब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के प्रोसेस में है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात चाहते हैं और IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करेगा और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए जो कर्जों का दबाव है वो कम होगा और पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की बढ़ेगी। तो ओवरऑल उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें कही हैं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि जो प्रोग्राम साइन हुआ है उसके बाद से अब पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी आएगी और इंसानी वसाइल की सूरत हाल में भी बेहतरी होगी। शुक्रिया शकील, आपने अपडेट किया। एक और मामले की बात करेंगे। मर्जी का ग्रेड क्यों नहीं दिया, इसी पर झगड़ा हो गया। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की, जहां GC यूनिवर्सिटी में MPhil का तालिब इल्म आपे से बाहर हो गया। बहुत गुस्सा आ गया। मुबैना तौर पर टीचर के दफ्तर के बाहर ही झगड़ा हुआ है, हंगामा मचा है। इसकी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। थोड़ा सा इस बारे में आपको दिखा देते हैं, हमारे पास जो वीडियो है वो भी दिखा देते हैं आपको, और मजीद बात भी करेंगे। यूसुफ चीमा में ज्वाइन कर रहे हैं। यूसुफ, इस खबर की तफसील दीजिएगा। जी बिल्कुल शुएब, ये MPhil का स्टूडेंट है वसीम, जिसने मुबैना तौर पर सिर्फ मर्जी का ग्रेड ना मिलने के ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है सलमा अंबर, उनके साथ बदतमीजी की और उनके दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इसके साथ साथ जब मैडम से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहना है कि इसने मुझे जान से मारने की धमकियां दी हैं और यही कहा है कि मुझे मेरी मर्जी का ग्रेड दिया जाए। तो हम वसीम इस सारी चीजों से इनकार कर रहा है। उसका ये कहना है कि मैडम के साथ मेरा इस तरह का कोई रवैया जो है मैंने इस तरह का अख्तियार नहीं किया है। तमाम फिर से CCTV वीडियो जो सामने आई है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वसीम जो है वो वेला करता है। इसके बाद टीचर जो है डिपार्टमेंट के बाकी भी मौका पर ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद वसीम को मिन्नत समाजत करके जो डिपार्टमेंट से बाहर निकाल देते हैं। तो हम वसीम इस सारे मामले के ऊपर यही कहता है कि मैंने सिर्फ मैडम को सलाम किया था, इसके अलावा मैंने किसी तरह की कोई जो है बदकलामी किसी तरह की नहीं की है। तो हम मैडम की जानब से जो है डिपार्टमेंट को इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी लेटर लिख दिया गया है। यही कहा जा रहा है कि उसको सिक्योरिटी मुहैया की जाए। सही, आप तो अपडेट कर रहे हैं। मुतासरा टीचर डॉक्टर सलमा अंबर ने इल्जाम लगाया कि तालिब इल्म उन्हें धमकियां दे रहा है। क्या उनका मौक़िफ़ है, आपको सुनवाते हैं। स्टूडेंट है मेरा वसीम नवाज, वो डिपार्टमेंट में आया और वो कह रहा था कि मुझे A ग्रेड दो। मैंने कहा कि मैं कैसे आपको A ग्रेड दे सकती हूँ, जब जो आपका ग्रेड एक्सटर्नल एग्जामिनर दे गया वो आपको वही मिलेगा। इस पर उसने मुझ पर शाउटिंग स्टार्ट कर दी, मुझे जो है जान से मारने की धमकियाँ दी और वो मुझ पर अटैक करना चाहता था। अगर मेरे फैकल्टी मेंबर्स अंदर ना आते तो शायद मुझे कुछ और तरह के नतीजों का सामना करना पड़ता। और इस पर फिर मैंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को लिखकर जो है इतला दी है और उनसे मैंने कहा है कि मुझे जो है सिक्योरिटी दी जाए। जो टीचर कह रही हैं वो तो हमने आपको दिखा दिया। अब स्टूडेंट का क्या कहना है, तालिब इल्म वसीम का क्या कहना है, वो भी नया दिन के नाजरीन को दिखा देते हैं। ये सवाल ही पता नहीं होता। मैं किसी भी खातून को खुदा न खास्ता किसी भी मामले में थ्रेट करूं, फिर ऊपर से मेरी खातून टीचर हों और उन्हें ये मैंने अर्ज़ किया ना, पहले मैं बता रहा था मेरी तरबियत में शामिल ही नहीं है। मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ ही नहीं जेन्युइनली। मैं 5 माह बाद यूनिवर्सिटी मतलब 15 तारीख को गया था, तो जिस दिन मतलब सुना कि कोई अपना मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी है, मैं कलर का ऑफिस में बैठा हुआ था तो ये सामने से गुजरी, मैंने सलाम किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया है। मुझे इतना याद है बस। कोई कुछ इतना उनको याद है कि थोड़ी सी बात हुई थी। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि वो किसी खातून के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये उनकी घर की तरबियत नहीं है और सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन उन्हें गुस्सा आया था, ये ज़रूर इस फुटेज में देखा जा सकता है। यूसुफ चीमा, इस सारे मामले पर नज़र रखिएगा, आपसे मज़ीद भी अपडेट लेंगे जैसे ही इसमें कोई डेवलपमेंट होती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। आगे बढ़ते हैं। और 2 रोज़ पहले हमने बात की थी लो ग्रेड पेट्रोल से मुतालिक, जो कि एक तजवीज़ दी गई है कि अगर लो ग्रेड पेट्रोल आएगा तो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। लेकिन अब खबर ये है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, क्योंकि सस्ते पेट्रोल की जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ने लगी हैं। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने लो ग्रेड पेट्रोल की मुखालफत कर दी है। मज़ीद जानिए इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में। मेंबर ऑयल ओगरा अब्दुल्ला मलिक ने मोटरसाइकिल सवारों को सस्ते पेट्रोल की उम्मीद दिलाई, जो पूरी होती नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सस्ता पेट्रोल दरामद करने की मुखालफत जो कर दी।
ऑटोमोटिव एसोसिएशन की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को लिखे गए खत में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि मेंबर ऑयल ओगरा की जानिब से तजवीज़ उजलत में तैयार की गई। सस्ते पेट्रोल से मोटरसाइकिल इंजन पर मनफी असरात मुरतब होंगे। 90 के बजाय 80 से 82 रोन पेट्रोल का इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का भी बायस बनेगा। खत में यह भी कहा गया कि तजवीज़ की तैयारी में इंडस्ट्री से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। इस तरह की बेकायदा और नामुकम्मल तजावीज़ से तेज़ी से तरक्की करती सनत को नुकसान पहुँचेगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। इस पर बात करेंगे। साबिर शेख हमें ज्वाइन करें, आप चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटरसाइकिल एसोसिएशन हैं। सर वेलकम। सबसे पहले बताइएगा कि पामा वालों की जानिब से सस्ता पेट्रोल मंगवाने की मुखालिफत की जा रही है, क्या वाकई सस्ता पेट्रोल आएगा और अगर इस्तेमाल होगा तो इंजन ख़राब होंगे? जी देखें, जो पाकिस्तान में जो सब मोटरसाइकिलें बन रही हैं और नहीं हैं, उसमें दो कैटेगरीज में आप ले लें। एक तो वो है जो जैपनीज़ टेक्नोलॉजी पे हैं, जिसमें पामा के मेंबर्स हैं, 3 ब्रांड्स हैं, यामाहा, सुजुकी, होंडा। और एक वो है जो एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल असम्बलर, जो चाइनीज़ एफिलिएशन के साथ हमारे मेंबर्स बना रहे हैं मोटरसाइकिलें। तो ये हमारी जो अच्छा, लेकिन जो जैपनीज़ भी चाइनीज़ भी बन रही हैं, ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली 50 साल पुरानी है, 30 से 40 से 50 साल पुरानी। और आज से पहले जो पेट्रोल आता था, रेगुलर पेट्रोल जिसको हम कहते थे, जिसको इस वक्त लो क्वालिटी कहा जा रहा है या लो ग्रेड कहा जा रहा है, वो पेट्रोल ही हम इस इंजन्स में इस्तेमाल करते थे। तो बाइक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अभी क्या हुआ है सिलसिला कि कुछ हाईटेक गाड़ियाँ आ गई हैं दुनिया में, जिसमें सिविक कार हो गई, टोयोटा की गाड़ियाँ हो गई, सुजुकी के लेटेस्ट मॉडल्स हो गए कारों के। उनको हाई फ्यूल चाहिए, जो दुनिया में चेंजिंग शुरू हुआ, यूरो 6 तक चला गया मामला, और हाई लेवल को जो पेट्रोल का लेवल बहुत हाई होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्लीन पेट्रोल आ रहा है। तो उन गाड़ियों के लिए तो आपको वो पेट्रोल चाहिए, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का आइडिया कि जी गाड़ी मोटरसाइकिलों के लिए लो ग्रेड पेट्रोल आ जाए जैसा कि पहले होता था, तो इसमें कोई मजाका नहीं है। अगर कोई नई मोटरसाइकिल का यूज़र है जिसने अभी 2 महीने पहले मोटरसाइकिल खरीदी या आज मोटरसाइकिल खरीदी या साल पहले खरीदी, और वो हाई क्वालिटी पेट्रोल यूज़ करना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शन मौजूद है और वो उसी पेट्रोल पम्प से हाई क्वालिटी का पेट्रोल खरीदे। लेकिन जो एक मेजर मोटरसाइकिल यूज़र्स हैं पाकिस्तान में, इस वक्त 3 करोड़ से ज़्यादा मोटरसाइकिल चल रहे हैं, तो उसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा 25 मिलियन लोग जो हैं वो पुरानी मोटरसाइकिलें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनका इंजन भी पुरानी टेक्नोलॉजी का है और उसके अंदर लो ग्रेड पेट्रोल पहले यूज़ होता था, जिसको हम रेगुलर कहते थे, तो अगर अब भी वो यूज़ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, हमें तो एतराज़ नहीं है। मैं इस पर बल्कि कहना चाहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा आइडिया है, और पाकिस्तान का जो मोटरसाइकिल का यूज़र है वो बहुत ही गरीब तबका है और इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। पामा को ये बात क्लियर करके बतानी चाहिए कि गाड़ियों के लिए हमें हाई क्वालिटी का फ्यूल चाहिए, मोटरसाइकिलों के लिए लो ग्रेड पेट्रोल जो पाकिस्तान में पहले रेगुलर और सुपर के नाम से आता था, और अगर ये दोबारा रेगुलर और सुपर मोटरसाइकिल यूज़र्स के लिए आना शुरू हो जाए और वो सस्ता हो 20 से 30% या 40% या 35% या 30%, अगर 25 रुपये भी कीमत उसकी कम हो, तो एक आम आदमी के लिए उसकी बड़ी अहमियत है, तो बिल्कुल आना चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के पेट्रोल के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी बढ़ेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, पामा वाले फिर तो ये वाली बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ पाकिस्तान में हो गई हैं कि माहौलियाती आलूदगी हो गई, और ये वाली बात भी करें, क्योंकि वो पेट्रोल की वजह से नहीं है। पेट्रोल अगर आप हाई लेवल पेट्रोल भी यूज़ करेंगे तो उतनी ही वो सारा कुछ सिलसिला हो रहा होता है जितना लो ग्रेड पेट्रोल करेगा। मैं आपको बताता हूँ बाइक्स के अंदर क्या है। अभी आप देखें, पाकिस्तान में 15 साल पहले, 20 साल पहले 2 स्ट्रोक ऑटो रिक्शाज बड़े शहरों में बैन कर दिए गए थे। पामा ये नहीं कह रहा कि वो ऑटो रिक्शा आज भी चल रहे हैं जिसकी वजह से आलूदगी है। पाकिस्तान में 40 साल 50 साल पुराने ट्रक्स और बसेस जो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल और उसका कचरा सड़कों में फेंकते हैं, और मोटरसाइकिल यूज़र भी उससे परेशान होता है। पामा वो नहीं बता रहा कि उसकी वजह से कितनी ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, उन गाड़ियों का हटना और उसका मुतबादिल सड़क पे आना कितना ज़रूरी है, उस बात को करना चाहिए। मोटरसाइकिल यूज़र से पोल्यूशन नहीं होता, मोटरसाइकिल इतना पोल्यूशन नहीं कर रही। मैं समझता हूँ 1000 मोटरसाइकिल अगर पोल्यूशन फैला रही होंगी तो उसके मुकाबले में एक 2 स्ट्रोक रिक्शा इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। इस पर रिसर्च की ज़रूरत है। तो अगर मोटरसाइकिल यूज़र्स को आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मोटरसाइकिल यूज़र के लिए अगर गवर्नमेंट सस्ता पेट्रोल लाना चाहती है, सस्ता फ्यूल लाना चाहती है, तो बिल्कुल आना चाहिए। ये मुल्क की ज़रूरत है, इससे कॉस्ट भी कम होगी, गरीब को नुकसान जो हो रहा है डॉलर बढ़ने से और फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने से, दुनिया में पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया है, ये और महंगा होगा। ये मोटरसाइकिल यूज़र है, इसकी 15,000 12,000 सैलरी होती है, और अगर ये महीने में 6,000 7,000 पेट्रोल पे खर्च कर देगा तो इसका सिस्टम कैसे चलेगा? पेट्रोल का सस्ता होना बहुत जरूरी है। ग्रेड का पेट्रोल पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ करता था, फिर इसे बंद कर दिया गया, क्यों? देखें, मैं खुद बचपन में मोटरसाइकिल यूज़ करता रहा हूँ। मैं स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, बाइक ले जाता था, और वही बाइक्स जो आज हम पाकिस्तान में भी सेल कर रहे हैं, जो आप भी लेते हैं, सब चला रहे हैं, मैं भी चलाता हूँ, ये वही बाइक्स हैं जो मैं 30 साल पहले भी यूज़ करता था। उस वक्त मैं 7 रुपीज़ लीटर पेट्रोल लेता था रेगुलर, और 9 रुपीज़ लीटर पेट्रोल होता था सुपर, थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का।
तो ये असल में दुनिया में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना शुरू हुई, तो ये साथ साथ फ्यूल भी अपग्रेड होना शुरू हुआ। तो अगर हम वो फ्यूल नई टेक्नोलॉजी के या नए कार्बोरेटर्स के अंदर, नए इंजन के अंदर डालेंगे तो हमें फ़र्क महसूस होगा। लेकिन अगर पुरानी मोटरसाइकिल में हम ये पेट्रोल डालेंगे और ये फ्यूल डालेंगे, हमें कोई किसी किस्म का फ़र्क महसूस नहीं होगा। और रेगुलर पेट्रोल आना चाहिए, और मेरी इसमें बिल्कुल पुरजोर इसमें हमायत है कि आप रेगुलर पेट्रोल लगाएं, पामा को बुलाएं, वो इस पर बात करें, और गवर्नमेंट के जो लोग इस पर काम करना चाहते हैं वो बात करें। मैं खुद भी आता हूँ, और लोगों को बुलाएं। सस्ता पेट्रोल इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है, आना चाहिए। और अगर ये हो जाता है, सस्ता पेट्रोल आ जाता है, इसका इस्तेमाल दोबारा से शुरू हो जाता है, कितना फ़ायदा होगा मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को? देखिए, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री तो इस वक्त जो अदर सेक्टर्स में क्राइसिस आए हैं, हम भी 20% वैल्यू, वो हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है। पिछले 1 साल के अंदर जो प्रोडक्शन हमारी पहले थी उससे 20% हम नेगेटिव में चले गए। और हो सकता है पेट्रोल सस्ता होने से मोटरसाइकिल की सेल में हो सकता है इजाफा हो जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अदर सोर्सेज मौजूद नहीं है। अच्छा, आपके पहले सवाल में मेरा एक जवाब रह गया था, ये हो सकता है रिफाइनरीज़ का इशू हो कि वो 2-3 किस्म का पेट्रोल मार्केट करने के लिए उनको प्रॉब्लम आ रही हो। तो मैं ये रिफाइनरीज़ को चाहिए कि वो इस किस्म का अपने अरेंजमेंट्स करें कि वो रेगुलर पेट्रोल भी मार्केट में दे सकें, सुपर पेट्रोल भी मार्केट में दे सकें, और जो हाई ऑक्टेन आ ही रहा है और वो भी मार्केट में आता रहे। अगर 2-3 की क्वालिटी का पेट्रोल मार्केट में आए तो इसमें कोई मजाक नहीं। अच्छा, ज़रा आखिर में ये बता दीजिए, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रुझान बढ़ रहा है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है, और अगर ऐसा हो जाए तो फ़ायदा क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान अभी दुनिया भर में क्या हुआ है कि पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया, पॉल्यूशन शुरू हो गया। तो यूरोप ने जो टारगेट्स फिक्स कर दिए कई मुल्कों ने कि 2025 में और 2024 में और 2020 में और 2022 में वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक बसेस, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पे जा रही है। फ्यूल ख़त्म, इंजन का सप्लाई ख़त्म। हमें भी पाकिस्तान को भी बड़ी तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना है, इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जाना है, इलेक्ट्रिक कार्स पे जाना है, इलेक्ट्रिक ट्राई व्हीलर्स पे जाना है, इलेक्ट्रिक बसेस पे जाना है। इससे जो बहुत हैवी हमारा जो फ्यूल का खर्चा है वो कंट्रोल होगा, और ये काम हमें आज ही शुरू करना है। हम बहुत लेट होते चले जा रहे हैं। चाइना बड़ी तेज़ी से इस पर तरक्की करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आगे चला जा रहा है। हमें भी इसको शुरू करना है, और आने वाले बजट में, आने वाले फाइनेंस बिल में कोई बहुत अच्छी पॉलिसी, कोई बहुत अच्छे टारगेट्स, कोई बहुत अच्छे इंसेंटिव्स, कोई बहुत ही 0% की कस्टम ड्यूटीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए देनी है, ताकि पाकिस्तान का इन्वेस्टर, हमारी इंडस्ट्री, मैं खुद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहता हूँ, मैं खुद इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहते हैं। उसमें इंजन, उसमें फ्यूल है ही नहीं, वो फ्यूल लेस है। बैटरी ऑपरेटेड कारें हैं, बैटरी ऑपरेटेड मोटरसाइकिलें हैं, बैटरी ऑपरेटेड ऑटो रिक्शा है, बैटरी ऑपरेटेड बसेस हैं, और ये बहुत शानदार हैं, सस्ती हैं। अरबों डॉलर का सालाना पाकिस्तान का फ़ंड इसमें बचेगा, टेंशन बचेगी, पॉल्यूशन ख़त्म होगा। जो स्मोक का इशू है पंजाब के एरियाज़ में सर्दियों में आ जाता है फ्यूल की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगा। हमें तेज़ी के साथ बड़ी जल्दी हंगामी बुनियादों पर तमाम महकमों को बैठ के ऑटो इंडस्ट्री पर, ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर पॉलिसी देनी है। बहुत शुक्रिया साबिर शेख साहब, साथ आप मौजूद थे। और जिस तरह लो ग्रेड पेट्रोल से मुतालिक भी आप बात कहा कि फौरी तौर पर हमें इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच करना होगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। एनीवेज, अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, और आज के एक और अहम मौजू ईद की खुशियाँ मनाएं, इसकी आज हम बात करते हैं। किस तरीके से गरीब वालिदैन बच्चों के लिए मुफ्त कपड़े ले सकते हैं, ये फैसलाबाद से खबर है, बहुत खूबसूरत खबर। एक दुकानदार ऐसा है जो कारोबार करने के साथ साथ मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त कपड़े बांट रहा है। शाहीन शहजादी ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। मैंने ईद के लिए लिया है, मैं ईद के पहले दिन पहनूंगी, प्यार लगेगा। हमारे पास पैसे नहीं होते, हम ईद के लिए कपड़े नहीं लेते। उदासी खुशियों में बदल गई। ईद के नए कपड़े मिले तो नन्ही ईशा खिल उठी। फैसलाबाद के इलाके डी टाइप में दुकान पर लगे बैनर ने मुस्तहिक बच्चों के चेहरे खिला दिए। पापा घर कपड़े ले कर दे सकते, बिना हमने इधर आ लिए। मनपसंद कपड़े मिलने पर बच्चों को मुस्कुराता देखकर दुकानदार उस्मान को भी दिली सुकून मिला। हमने जैसे अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेकर देते हैं, इस तरह हमारा दिल करता है कि जो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड नहीं करते सफ़ेद पोश हैं, वो भी आएँ और अपने बच्चों को इस तरह नए कपड़े लेकर दें। इस मकसद के लिए हमने ये कदम उठाया। वालिदैन कहते हैं एक तरफ मुनाफाखोर लूटमार कर रहे हैं तो दूसरी जानिब उस्मान जैसे लोग गरीबों में खुशियाँ बांट रहे हैं। मुफलिसी के मारे इन बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करने का ये तोहफा किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद।
खूबसूरत रिपोर्ट शाहीन शरावी की। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। उस्मान जो कि शॉपकीपर हैं यहाँ के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, वेलकम टू नया दिन। गरीब और मुस्तहिक बच्चे, इनमें खुशियाँ बांटने का आपका ये जज्बा, ये आइडिया कैसे आया था, कब आया था? मैं उस पर बात करूँगा। सबसे पहले मुझे बताएं प्लीज़। जी, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए पसंद किया। बेशक। जैसा कि हमारा गारमेंट्स का काम है, हमारे पास बहुत सारे गरीब और फैमिलीज़ भी आती हैं, अमीर फैमिलीज़ भी आती हैं। ऐसे ही रमज़ान शुरू हुआ तो हमारे पास एक फ़ैमिली आई, बहुत ही शक्ल से लग रहा था यानी काफ़ी गरीब है, फैमिली यानी अफोर्ड नहीं करते कपड़े। तो वो औरत जो है ना, वो ये बात करते करते उसके आंखों में पानी आ गया कि हमारे जो बच्चे ना तंग कर रहे हैं कि हमने ईद पे नए कपड़े पहने हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं उनको ईद के नए कपड़े लेकर दे सकें। तो ये चीज़ देखनी थी। तो मैंने बड़े भाई के साथ अपने घर में जाकर डिस्कस किया क्यों ना हम ये ऐसा कोई स्टेप लें, अपने फैमिली में यानी एक बजट मखसूस करें जिससे हम जो है ना ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको नए कपड़े लेकर दे सकें। वहीं से उस औरत या उस फैमिली की तरफ से हमें देख कर ये आइडिया आया। ओके, और ये पहली दफ़ा है कि आप ईद से पहले ये दे रहे हैं या पिछले रमज़ान भी ऐसा हुआ, ऐसा कुछ था? पिछले रमज़ान में भी किया था, लेकिन ऐसा कोई यानी इतना हमें वो आइडिया नहीं था कि ये इस बार जो इतना वायरल हो जाएगी और पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरे कहाँ से आपको बता नहीं सकते कहाँ से हमें ये लोगों ने मैसेज किए हैं, कॉल किए हैं, अप्रिशिएट किया और मदद के लिए भी कहा। तो इस साल हमें ज़्यादा हमारा जो है ना काम हुआ है। और जो लोग आपके पास वैसे भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, यूं ही भी आते हैं, क्या आप उनसे कहते हैं कि आप भी इस अच्छे काम में हमारा हाथ बटाएं, कि आपकी तरफ से भी एक तोहफा चला जाए, या लोग खुद इंटरेस्ट लेते हैं? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ, ना किसी ने कहा है कि हम हिस्सा डालना चाहते हैं। आपने कहा हम सिर्फ अपने तौर पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ, हम अपने तौर पे हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसका एक जो चीज़ मैं अब समा के रेफरेंस से ये बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत से डिज़र्व जो हैं वो तो ये चीज़ ले जाते हैं। कुछ ऐसे नॉन डिज़र्विंग लोग हैं जो जब से ये ऐड जो वायरल हुई है, जो पिक्चर वायरल हुई है, उसके बाद बहुत से ऐसे फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल आ जाते हैं और लग रहा होता है कि ये अपने लिए, अपनी मेड के लिए कपड़े ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेकर दे रहे, वो कह रहे हैं कि हमें फ्री कपड़े दें। तो इस वजह से हमारा जो बजट है, जो हमने महसूस किया था अपनी फैमिली में मिलकर कि इतना हमने डोनेट करना है, चैरिटी में देना है, तो वो हम जो है ना ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अब आपको मेरे ख्याल से ना फिर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक तो जिनकी हेल्प कर रहे हो उनको भी देखें आप, और फिर उसके बाद में लोगों से भी आप कह सकते हैं मैं इस काम के लिए मेरा जी चाहता है मैं आ जाऊँ आपकी शॉप पर। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की हेल्प की जाए जो वाकई डिजर्व करते हैं, जो अगर 2000 का सूट नहीं ले सकते, कम से कम 1000 का ले सकते हैं, वो ना आए। जो बिल्कुल नहीं ले सकते वो हमारे पास आए, हम उनको जो है ना कपड़े फ्री लेकर दें यानी जो। बिल्कुल। और उस्मान, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बजट मखसूस आप करते हैं और फिर जो लोग आपके पास आते हैं, जो मुस्तहिक अफराद हैं, उनको आप वो कपड़े देते हैं, बेसिकली खुशियाँ बांटते हैं, ये तयन किस तरीके से होता है कि जो यहाँ पर फैमिली आई है और जिसको कपड़े चाहिए और वो मुस्तहिक भी है, इसका फैसला कैसे होता है, इसका तयन कैसे होता है? देखिए, हमारे पास तो पैमाना नहीं किसी को जज करने का, ना हम इस काबिल हैं कि किसी को ये सोचें कि हम देना है या नहीं देना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे ऊपर एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया है इस नेक काम के लिए। तो हम सिर्फ एक फॉर्मल एक उससे बात कर लेते हैं कि आप वाकई डिज़र्व करते हैं, आपको चैरिटी यानी और वो जो भी पसंद करें, जितने भी कपड़े पसंद करें, वो आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जी, अगर एक फैमिली है उसके 8 बच्चे हैं, हम उसको ये भी कह देते हैं कि अगर आप 8 बच्चों को तो हम नहीं दे सकते, आप ऐसा करें 4 बच्चों का ले जाएं, या जिसके 4 हैं उसको कहते हैं आप 2 बच्चों का ले जाएं, ताकि हम बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें। तो ये नहीं आप इस तरह से सहूलत नहीं करते अपने लिए कि भाई मैं 6 साल तक के बच्चों को दूंगा या मैं 9 साल तक के बच्चों को कपड़े दूंगा, इनके कपड़ों के ये जो साइज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। मैंने आइडिया दिया आपको, ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हमारा जीरो साइज से लेकर हमारे पास फुल एज तक कपड़े हैं, तो हम सबको कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब ना ये शॉपिंग की और अच्छे काम की बात तो है, लेकिन मुझे साथ में ये भी बताइएगा, आम दिनों में लोग आपके पास आते हैं तो आप वही रेट्स लेते हैं जो सारे दुकानदार ले रहे होते हैं, जो सारी दुकानों पर महंगे महंगे कपड़े मिल रहे होते हैं? खरीदार के लिए थोड़ी सहूलियत नहीं होती आपके यहाँ? छोटी सी सोसाइटी है जहाँ पर हमारी ये शॉप है, इतना बड़ा हमारा सेटअप नहीं है, ना हमारा इतना कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था कि हमारी जो सराउंडिंग्स में गरीब लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प की जाए। तो हम ऑलरेडी इतने लो रेट पे चीज़ें सेल कर रहे हैं कि हमारे जो बहुत सारे जो मार्केट में जाके कस्टमर परचेज नहीं करते तो वो हमारे से करने लग गए। हमें बड़ी खुशी है जी, हमारी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ बड़ी कोऑपरेट कर रही हैं, तो उन्हीं की बदौलत हमने ये स्टेप लिया है और इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि ये रमज़ान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह उस्मान आपने पहले कहा
कि वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आपसे आगे कहें कि हमें कपड़े दो, तो ये एक मामला है जो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, फिर आपके बजट आउट हो जाते हैं। एक तो ये बात मैं चाहूँगा दोबारा से आप कहें, ये बात आप कहें समा के तवज्जुह से, साथ अगर आप डोनेशन के लिए अपील करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग जो कल से ये 10-15 दिन से हमारे पास आ रहे हैं, प्लीज़ ऐसे लोग आएँ जो वाकई अपने बच्चों को कपड़े नहीं लेकर दे सकते, ठीक है। जैसे कि पूरे मुझे तस्वीरें, पिक्चर्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जो अपने लोग अपने घरों की तस्वीरें, अपने बच्चों की तस्वीरें, अपने जो बीमार बाप है उसकी तस्वीरें बना भेज रहे हैं कि हम ऐसे कपड़े, वो मुझे लगता है वो जैसे वो सही हैं, ये जो हमारे पास आ रहे हैं वो सही हैं, लेकिन हम मैं ये जान नहीं सकता एग्जैक्टली। तो ये खुद ही एक अपने आप से सोच के आए कि हम नहीं ले सकते कपड़े, वो हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह हम उनको लाजमी जो है वो कपड़े देंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है इस हमारे नेक काम के लिए, कोई तो करना चाहता है तो हम बिल्कुल उसके लिए एग्री हैं। बिल्कुल, और डोनेशन होनी चाहिए ताकि आपका बजट बढ़ जाए, ताकि जो मुस्तहिक लोग आ रहे हैं आप उनमें खुशियाँ बांट सके। बस लास्टली मुझे क्विकली ये बता दीजिएगा, जी आप बात मुकम्मल करें। एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाह रहा था जी कि हमने ये प्लान किया था कि एक और चीज़ हमने प्लान की थी कि अगर हम सब मिलकर जो अफोर्ड करते हैं लोग, हम ये सोच लें कि हमने अपने बच्चों के लिए अगर सूट लेकर देने, अगर हमने महसूस किया होगा कि 2000 का या 1000 का या 1500 का सूट लेकर देना है अपने बच्चे को, तो हम उसको आधा कर लें, आधा अपने बच्चे को कपड़े दे दें और आधा एक ऐसे बच्चे को कपड़े लेकर दें जो नहीं ले सकता। बात तो अगर हम ये सारे मिलकर ये फैसला कर लें तो मेरा ख्याल है ये सबको नए कपड़े मिलेंगे, फिर सबको ईद पर ईदी मिलेगी। अब ये बता दें कि ये ऑफर सिर्फ ईद तक है, चांद रात तक है? जी चांद रात तक, अगर कोई और सपोर्ट ना मिली तो फिर तो ठीक है, इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी। बहुत नेक काम करें, अल्लाह आपको ये मदद करेगा बेशक। उस्मान, थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक आप बात कर रहे थे किस तरीके से आपके अफराद में खुशियाँ बांटते हैं, और अल्लाह करे ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, ये खुशियाँ बांटने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। को हाट का जिक्र कर लेना चाहिए, कर लेते वहाँ पर देखिए तो सही क्या हुआ। ईद आने में थोड़े से दिन रह गए, लेकिन इंतजामिया को ख्याल आया है कि दर्जी ज्यादा पैसे ले रहे हैं, इसीलिए तो जिले इंतजामिया ने नर्खनामा जारी किया है। अब दर्जी मनमाने पैसे वसूल नहीं कर सकेगा। डिप्टी कमिश्नर को हाट की हिदायत के मुताबिक दर्जी नर्खनामे पर अमल करने के अब से पाबंद है। डबल सिलाई के 600 रुपए, सिंगल सिलाई के 500 और बच्चों की सिलाई 450 रुपए से ज्यादा कोई दर्जी नहीं ले सकेगा। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से किसी भी शिकायत की सूरत में दर्जी का नाम, उसका पता भेज देने की दरखास्त की है। और दरखास्त तो कर दिया, ये ना हो किरण के खवातीन कांटेक्ट करें कि हमें डेट दी थी और अब कपड़े दे नहीं रहे अभी तक, ये शिकायत भी कर देंगे। वो शुरू हो गया दौर, वो भी शुरू हो चुका है। एनीवेज मतीउल्लाह साहब, आप डीसी को हार्ट है, हमें ज्वाइन करें, थैंक यू सो वेरी मच सर। सबसे पहले मैं आप जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जब दर्जियों की सिलाई का तरीका अलग अलग है, डिज़ाइन अलग है, पैटर्न अलग होते हैं स्टिच करते हैं, फिर कीमतें एक जैसी क्यों, ये क्यों? भाई थैंक यू वेरी मच। ये आपने जो क्वेश्चन किया है, हमने जो बुनियादी तौर पे जो कपड़ों की सिलाई के रेट लगाए हैं ये उस सिलाई के हैं जो एक स्टैंडर्डाइज शलवार कमीज़ की सिलाई होती है। इसमें धागा इस्तेमाल होता है, बटन इस्तेमाल होते हैं और बाकी जो सिलाई होती है उसकी सर्विसेज जो होते हैं वो इस्तेमाल होती हैं। हाँ, अगर कोई अलहदा से ऐसी सिलाई करवाना चाहता है जिस पे वो एम्ब्रॉयडरी करवाना चाहता है, कशीदाकारी करवाना चाहता है या कोई और डिज़ाइन बनवाना चाहता है, तो वो ये जो रेट हैं ये उस पे लागू नहीं होंगे। ये सादा शलवार कमीज़ की सिलाई के रेट हैं। ये बताएं किस हद तक आपको कामयाबी मिली है अब तक इस सब में? क्या वाकई दर्जी इस रेट लिस्ट पर अमल कर भी रहे? जहाँ तक हमारे इस सेक्शन में कामयाबी की बात है तो भाई ये तो एक मुसलसल प्रोसेस है जो कि जारी रहता है। हम प्राइसेस फिक्स करते हैं, उसके बाद हम प्राइसेस चेक करने के लिए हमारे मजिस्ट्रेट्स ग्राउंड पे जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, जो वायलेशन करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। हमारे पास ये रेट फिक्स करने से पहले कंप्लेंट्स आ रही थी, लेकिन रेट फिक्स करने के बाद हमारे मजिस्ट्रेट्स इसको चेक कर रहे हैं, तो हमें इसमें काफ़ी कामयाबी इंशाल्लाह हासिल हुई है। और जहाँ भी कोई वायलेशन आती है वहाँ पे हम कार्रवाई करते हैं, जिससे अब लोगों को पता चल गया है कि हमने जो रेट फिक्स कर लिए हैं और हमने ये लोगों को बता दिया है कि अगर कहीं आप देखें कहीं पर कोई वायलेशन हो रही है, कोई खिलाफवर्जी कर रहा है इन रेट्स की, तो उनकी हमें फ़ौरन इत्तला दें। हमने नंबर वगैरह भी अपने उस ऑर्डर में दे दिए हैं। आपने वायलेशन की बात की, तो जो वायलेशन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करते हैं एग्जैक्टली? जी, जो दर्जी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके मुताबिक एक तो हम जो प्रॉफिटेरिंग एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करते हैं, जिसमें उसको जुर्माना भी हो सकता है।
और उसका बिज़नेस भी सील हो सकता है, या जो है हम जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करते हैं। और अगर कोई ऐसा केस हो जो हम समझते हैं कि ये हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स जो हैं उनकी तरफ रेफ़र किया जाए तो हम उनको भी ये केस रेफ़र कर सकते हैं। डीसी कोहाट मतियुल्लाह साहब अब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर लोग थोड़े परेशान हैं। कोहाट में दर्जियों की सरकारी रेट लिस्ट, दीगर शहरों में शहरी से सरार है, कराची और दीगर शहरों में इसका इतलाक होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन दर्जी खफा से कहते हैं सब अपने रेट बढ़ाएं, हम ना करें। क्यों भाई, महंगाई हमारे लिए नहीं क्या? हम लोग तो ये चीज़ अफोर्ड हरगिज़ नहीं कर सकते। आगे आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है, ठीक है। अब तो वाम इस चीज़ के ऊपर आगे के लोगों ने पैसा कमाने के लिए सेल लगाने शुरू कर दिए, 1000 में 3 सूट, ठीक है। अब तो वाम घटिया सूट भी पहनने लगी जिनकी सिलाइयाँ उधड़ी हुई है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है। डेफिनेटली लाहौर में भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे महंगाई जा रही है, सूट अगर 1000 का आप लेते हैं तो उस पर 1200 सिलाई दे रहे होते हैं, तो ये सूट इतने का नहीं होता जितनी सिलाई चली जाती है। लाहौर में स्पेशली ये काम होना चाहिए, क्योंकि लाहौर में ज़्यादा स्टिचिंग का काम है बजाय निस्बत कोहाट वगैरह के। लाहौर में ज़्यादा स्टिचिंग का, बुटीक्स का, ये वो सब काम चलता है। लाहौर में तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपनी मनमानी करता है। हर बंदा जैसे रमज़ान आता है वो अपने रेट बना लेते हैं और वो कहते हैं कि महंगाई हो गई है, ये फ़लाँ चीज़ बढ़ गई है, डॉलर बढ़ गया है। तो मेरा ख्याल है कि रेट एक ही होना चाहिए। सरकार जो भी कह दे तो वो अमल तो नहीं ना होगा। एक चीज़ दर्जी को खुद ही सिलाई करने के बाद 800 रुपये में पड़ रहा है, तो सरकार कहते 600 में बनाए, तो फिर ये मारने वाली बात है ना, बंदों को मारने वाली बात है, इससे तो नहीं होगा ना। तो ये जो उस पर मटेरियल मिलता है वो डिस्काउंट रेट पे मिलेगा तो उसकी कास्ट जो 200-300 रुपये आएगी, कारीगर को देना है, बिजली का देना है, उसके बाद उसको बचेगा तो वो 600 में सिएगा ना। सिलाई में यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारा होगा। यहाँ तो रेंट भी बहुत ज़्यादा है, 600 में बहुत मुश्किल से गुजारा होगा। दर्जी ठीक है ना किरण, कोई कपड़े बहुत खास होते हैं, हर कपड़े आम कपड़े थोड़ी होते हैं कि सस्ते में सिल जाएंगे। आम सस्ता हो या महंगा, मुझे खाना है आम, और ढेर सारा आम हो, शायर जिसके बारे में कह गए, आम इंसान जिसको अपने दिल में सजाए हुए है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बादशाह सलामत आ गए, आम आ गए, मार्केट्स में दिखाई दे रहे हो अभी कम है। अच्छा मैं गया एक रेडी पर ना, आम की पेटी थी, मैंने कहा भाई रेडी आम दे दो, उसने कहा ये बिक चुके हैं। मतलब यार आम भी नहीं मिले, बिक गए आम, सारे आम बिक गए। आम बहुत खास होते हैं और बादशाह सलामत है तो खास तो हैं, तो इसलिए आज हम बात करेंगे। डॉक्टर अरीज हमें ज्वाइन करेंगे, शी इज़ अ फूड एक्सपर्ट। थैंक यू सो वेरी मच। नया दिन में आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये आम कितना खास है, पहले मुझे ये बताएं इसमें क्या कुछ होता है। आम जो है ना वो किसी वजह से बड़ा ख़ास है, ठीक है। उसकी वजह ये कि इट्स अ वेरी होलसम फूड। ओके। इसकी कैलोरी इनटेक भी बहुत आपको पता है, सबको पता है कैलोरी, और मीठा होता है तो शुगर कंटेंट भी पता है। लेकिन ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी हम लोग डराने के लिए बताते हैं कि मीठा बहुत है, ये नहीं खाना आपने, बहुत हैवी हो जाता है। इसके गुड पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। एंड विटामिन सी क्या है, हमारी बॉडी में नेचुरली जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, हमारी कार्डिक जो है हेल्थ उसको इम्प्रूव करता है। मुझे तो इतना पता विटामिन सी स्किन के लिए अच्छा होता है। स्किन इट्स अ नेचुरल गोरे हो जाते हैं। देखिए अगर विटामिन सी खाएंगे ना तो आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, ठीक है। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। एंड व्हेन जो ब्लड सर्कुलेशन, आम खाओ, लस्सी पी लो तो खून बनता है। हाँ, और जब आपकी सर्कुलेशन अच्छी है ना, ऑटोमेटिकली ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग, ठीक है। क्योंकि हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो। तो आप आम खा लें, आप आम विटामिन सी के आप लें, इतना एक आम में इतनी विटामिन सी होती है विच इज़ मोर देन योर डेली रिक्वायरमेंट। तो आप एक आम के साथ जो है ना अपनी डेली रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्स लेने का आदत हो गई है तो हम फ्रूट्स नहीं खाते, लेकिन आम खा सकते हैं। आज मैं वो कह रही हूँ, डॉक्टर जो है वो आपको कह रहा है कि खा सकते हैं, इजाज़त मिल गई है। और उन लोगों का क्या जो एक आम पर नहीं रुक सकते, उनको अनगिनत आम खाने होते हैं और उनको डराया जाता है कि आम तुम्हारा वजन बढ़ा देगा। देखो क्योंकि शुगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, फाइबर भी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आम बहुत अच्छा है, ठीक है। विटामिन ए की भी बहुत अच्छी सोर्स है, लेकिन शुगर कंटेंट भी उतना ही ज़्यादा है। और साइज क्योंकि बड़ा होता है आम का, और हम खाते भी बड़े आम हैं और तो ढेर सारे खाते हैं, तो इस वजह से काट के खाते तो और ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, उसको बैलेंस आउट करने के लिए कि आप इस तरह खाएं कि फिलिंग थोड़ी सी हो जाए, कभी उसकी स्मूदी बना के ले लें, उसको किसी चीज़ के साथ। ये सारी ऑप्शंस बता दें, तसल्ली के साथ बताएं सारी ऑप्शंस। देखो स्मूदी हो गई, देखिए स्मूदी आप बना सकते हो, उससे होगा कि आपने दूध का भी इंटेक कर लिया, दही का भी इंटेक कर लिया, आम का भी कर लिया, और इट्स फिलिंग
तो आपको ज़्यादा खाने का वो नहीं होगा, फिर गैप आ जाएगा और फिर दूध दही भी ऐड हो जाएगा तो और हाँ, अच्छी बात आप ये है कह ये। सकते हैं लाइक मज़ीद आपने उसको हेल्दी कर दिया। ओके। अच्छा, उसके अलावा ये कि आप आम की ड्रिंक्स बना सकते हैं। आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो इफ्तार में हम लोग बहुत सारे शरबत और रंग बिरंगे शरबत पीते रहते हैं, तो आम अभी आ गया है तो आम की ड्रिंक्स बना के पी सकते हैं। आम की ड्रिंक, बस आम को पानी में शेक कर लें? नहीं, उसके साथ मिंट आप ऐड कर सकते हैं, मैंगो लेमनेड बना सकते हैं, ठीक है, ऐड अ बिट ऑफ लेमन, बिकॉज लेमन जो है वो आपकी गट सिस्टम भी अच्छा करता है, मिंट जो है वो सूदिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और लेमन जो है वो नेचुरली फैट बर्नर भी है, ठीक है। तो आप उसको मैंगो के साथ मिक्स कर लें और थोड़ा सा जो मैंगो से वजन बढ़ेगा, लेमन उसको फैट बर्न कर देगा, तो बैलेंस हो जाएगा, मजे का मजा हो जाएगा। और वही बात है ना कि आप हम लोग फ्लेवर के लिए खाते हैं, ठीक है, बेसिकली हमारा वो एक जो एपेटाइट होती है वो इतनी होती है, हम फ्लेवर के लिए खा रहे होते हैं, तो फ्लेवर तो हमें मिल जाएगा उसमें। अच्छा, वैसे तो ना मुझे वही तरीका पुराना पसंद है कि आप चपाती के साथ या बेसन की रोटी के साथ में उसको खा लें, लेकिन आजकल मैंने देखा कि कुछ नए रेसिपीज़ भी हैं कि जिसमें आप उसको सैलेड्स के साथ में खा सकते हैं, उसको वेजेस के सब्जियों के साथ में जो है ना उसको मिला सकते हैं। फ्रूट सैलेड्स जो बनती हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा मैंगो डाल दें तो आपको वो जो, क्योंकि हम सैलेड्स के अंदर भी ऐड अ लॉट ऑफ ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग, तो उसको क्योंकि टेस्ट एनहांस करने के लिए तो मैंगो जो है वो नेचुरली इतना रिच फ्लेवर में कि आप उसको सैलेड्स के साथ ऐड करेंगे, आप ग्रीन्स की जो जितनी भी वो है गुड न्यूट्रिशन वो भी ले रहे हैं, और आम का आम हो गया, और आंखों को भी भला लग रहा है। Exactly. आंखों को भी भला लग रहा है, अभी से रोज़ा लगने लग गया। और एक अच्छी कैरी की चटनी, ये कितनी मुफीद है? देखिए, ये बहुत अच्छी है बिकॉज डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, एंड कंपेयर टू ये जो प्रॉपर जो आम होता है उससे कैरी जो है वो कंपेरेटिवली हेल्दी है और लो इन कैलोरी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक जो कार्ब होती है वो पूरे शुगर फॉर्म में नहीं आई होती, इट्स मोर, और फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कैरी की चटनी बहुत अच्छी है, आप खाएं। और आजकल वही बात है कि जैसे आपने इफ्तार की टेबल पे रख ली तो यू कैन ऐड इट विद चाट वगैरह आप ले सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा। ओके, अब मुझे ये बताएं कि सॉरी आप पकौड़े भी रखे सब आ चुका है आज सब, और इफ्तारी दूर है, इफ्तारी दूर है, और वो खुशी हो रही है कि डॉक्टर्स मैं परमिशन भी मिल रही है। अच्छा, पता है ये अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं ना तो इट्स लाइक डाइट का मतलब ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने छोड़ देने, आम भी नहीं खाने, पकौड़े भी नहीं खाने, खाना सब कुछ है, उसका किस तरीके से किस टाइम पे खाने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रोज़ा इफ्तारी की, मैंने खजूर खाई, उसके बाद में मैंने वो जो आपने मुझे मैंगो वाला जूस बताया है, मिंट वाला, मैंने वो लिया, और उसके बाद में मैंने पकौड़ों पर हमला कर दिया। ये बिल्कुल सही ऑर्डर में जा रही हूँ मैं? नहीं, हमला नहीं होगा ना फिर जब आपने वो मैंगो का ड्रिंक लिया ना या मैंगो की स्मूदी ली तो वो आपको ऑटोमेटिकली एपेटाइट कम हो जाएगी। आधा ग्लास, गुड, नहीं पूरा ग्लास नहीं, पूरा ग्लास में ताकि आप पकौड़ों की तरफ जाए ना, एक आध खा लें, ज़्यादा ना खाएं। शेल्फ लाइफ आम की वैसे कितनी है? देखिए, अगर आप बाहर रखेंगे, क्योंकि कराची में जैसे ह्यूमिडिटी बहुत है तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लाइक मैक्सिमम फ्रोजन फूड तो रखना नहीं चाहिए, आप फ्रिज में रखें। यही पूछना था, यही कहलवाना था मैंने आपसे कि जब भी आप ताज़ा खा लो, ताज़ा जितना भी, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ फ्रीज करते हैं ना, स्पेशली फ्रूट्स वगैरह, तो उनकी नेचुरल जो प्रोटीन और वाइटामिन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और जब आप निकालते हैं तो आप उसका कोई फ़ायदा नहीं हासिल करते, यू जस्ट टेकिंग द फ्लेवर ऑफ इट, और वो फ्लेवर क्या होता है फ्रूट में तो सिर्फ चीनी होती है, इसी वजह से फ्रूट जूसेस भी मना करते हैं, हम कहते हैं होल फ्रूट को ब्लेंड करके आपने, इवन अगर आपने आम यूज़ करना है तो आप दही के साथ ब्लेंड करें उसको, ताकि उसका फाइबर, उसकी न्यूट्रिशन पूरी जाए। प्लस वो कहते हैं ये आम अगर गर्म होता है तो लस्सी के साथ पिएंगे तो तासीर उसकी जो है वो चेंज हो जाती है। तो देते हैं, स्पेशली ख्याल रखें इस बात का। बच्चों को देखिए, आम बच्चों को सब देना चाहिए, वही बात है कि आप बैलेंस कराएं और बच्चों का फ्लेवर, जो नेचुरल फ्रूट्स है ना उनका फ्लेवर ज़रूर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सब्जी और फ्रूट्स में नेचुरली उनको खाने से दूर रखते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खिला देते हैं, तो उनकी जो टेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती। और खुद अच्छे चॉइसेस लेंगे तो बच्चे भी फिर वही सब कुछ खाते रहेंगे। आपका फेवरेट वैसे कौन सा है आम में? बहुत सी टाइप्स हैं। मुझे छोटा वाला होता है, अनवरट सबसे अच्छे लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शुगर पेशेंट किस तरह से आम को खा सकते हैं? शुगर पेशेंट्स हैं या कोई भी आपको जो डिजीज़ है कोई इस तरह की अंडरलाइन, पहले तो अपने जो कंसल्टिंग फिजिशियन होता है उससे ज़रूर पूछें, ठीक है, बिकॉज शुगर के बहुत सारे कि इंसुलिन डिपेंडेंट है कि नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसकी वजह से फिर कहाँ पे खाना है, शुगर कितनी मेंटेन जा रही है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को नॉर्मली हम जिन शुगर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फ्रूट्स का ज़्यादा होता है हम नहीं एडवाइस करते, लेकिन अगर कंट्रोल शुगर है तो वंस इन एवरी थर्ड डे ले सकते हैं,
और कोई इशू नहीं, फिर आप अपनी मेडिसिन उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। और उसके अलावा कोई मीठा खाना तो वो नहीं खाएंगे। ये नहीं है कि आपने वो भी खाना है, आम खा लेना है। आम भी खा लें और फिर उसके बाद अगर आप रिफाइंड चीजें भी खा लें, मीठे भी खा लें तो ऐसा नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अरीज, आप साथ मौजूद थी और आराम से मुतालिक आप बात कर रही थी। खाएं लेकिन अपने हिसाब किताब से खाएं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उतना खाएं, ठीक है फ्लेवर के लिए भी खा रहे हैं, मजा आता है आम खाते हुए, बहुत ज्यादा खाना चाहिए बस, लेकिन इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरों को भी खिला सकते हैं, हमें याद रख सकते हैं। ओके, एनीवेज यहाँ पे ले लेंगे ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। अब जरा हंसने मुस्कुराने की बात कर लेते हैं, फिल्मबदी कॉमेडी की बात कर लें। बिल्कुल कर लेते हैं। इसी का तो सैलाब आ रहा है, बहुत हंसने वाले हैं आप, कहे कहे गूंजेंगे। और ऐसा कुछ होगा कब? आफ्टर इफ्तार। Why after इफ्तार? Why not before इफ्तार? Right now. भाई अगर आप कोशिश करेंगे तो अभी हो जाएगा, वैसे लाफ्टर आफ्टर इफ्तार है। हाँ, लेकिन हम लाफ्टर बिफोर इफ्तार करेंगे क्योंकि हम अभी करेंगे। एनीवेज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, नभान ही इज द प्रोड्यूसर, उनके साथ उनके एक्टर्स हैं अमार, अजमल, आप दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, और अमतुल आप इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी करती हैं। थैंक यू सो मच, साथ आप मौजूद हैं। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, इतने सीरियस क्यों हैं? नहीं बिल्कुल। अच्छा, व्हाई लाफ्टर आफ्टर इफ्तार? तो ये हमने एक इवेंट हम लोग कर रहे हैं कल इंशाल्लाह PSCC में, लाफ्टर आफ्टर इफ्तार रात 10 बजे से स्टार्ट होगा और सुबह 2:15 तक चलेगा, नॉन स्टॉप कॉमेडी। इफ्तार से सहरी तक, इफ्तार से तो यूं लाफ्टर बिफोर सहरी भी कर सकते थे। बिल्कुल। तो जिसमें कॉमेडी शोज होंगे। कितने कॉमेडियंस हैं? हमारे तकरीबन 12 एक्ट्स हैं, जिसमें 12 से 14, जिसमें से स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं और 2 इम्प्रोव ट्रूप्स हैं, लॉल वाले एंड खवातून्स। अमतुल जो खवातून्स की हिस्सा हैं। एंड तो हमारे कराची के एटलीस्ट टॉप कॉमेडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से ये पाकिस्तान का मैं कह सकता हूँ कि द बिगेस्ट कॉमेडी इवेंट होगा। ये खवातीन और कितनी खवातीन है? हम लोग हैं 8 खवातीन। यस। सबके नाम आपकी तरह मुश्किल है? नहीं, मेरा सबसे मुश्किल है, बाकी सब इजी नाम है। और फीडबैक वैसे क्या है कि आप हंसती ज्यादा अच्छा है या आप हंसाती ज्यादा अच्छा है? दोनों, अल्लाह का शुक्र है। और साथ के लोगों को टफ टाइम तो नहीं दे देती? यूं ही एक लाइन जबरदस्त जहन में आई और उसके बाद ये भी सामने वाला फंस गया। हाँ, ये भी कभी हो जाता है वैसे, एकदम से कम बैक, क्योंकि इम्प्रोव में क्या होता है कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बहुत रहता है, बिकॉज आप सजेशंस भी उनसे लेते हैं, तो कभी होता है इतना पंच लाइन। ये 1 मिनट का ये सेशन भी कर लेते हैं कि पहले स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ आ जाते हैं। कुछ एक्ट आप दोनों इकट्ठे करते हैं या अलग-अलग? कुछ अगर आप हमें करके दिखाएं। और अलग-अलग ही करेंगे, मतलब एक साथ कुछ भी नहीं करना? नहीं, सोच के अभी क्या कॉमेडी तो मतलब बिल्कुल सोलो होती है। तो थोड़ा सा कुछ अगर प्रेजेंट कर दें प्लीज। नहीं, बहुत ऑफ सीन हो। वो बेचारे थोड़ा सा कल शो पे आए तो वो करना नहीं चाह रहे, पुराना वाला कर देते। कुछ आपने ढूंढ के नहीं रखा था सोच के कि भाई हम नया दिन में जाएंगे तो कोई पुरानी सी बात करके हंसा देंगे, 2 लोग यहाँ हंसेंगे, 4 वो कैमरे के पीछे और 5 वहाँ PCR में? ऐसा अच्छा हो जाता अगर आप कर देते तो। मेरा एक रियल लाइफ ये था कि 9 हमारी स्कूल थी को एजुकेशन, बट उसमें ना क्लासेस को नहीं थी, क्लासेस वर सेपरेट, स्कूल को थी। बट 9 में एक चांस था कि अगर आप मेडिकल ले लो ना तो आपको लड़कियों के साथ बैठने का मौका है। तो मैंने इस इंटेंशन के साथ को एजुकेशन में पढ़ने का मिलेगा, मैंने 9 में बायो ले लिया था। एंड मसला वो हुआ कि पहले बायो 2-3 लड़के लेते थे तो वो लड़कियों के साथ मर्ज कर देते, बट मेरे टाइम पे 25 लड़कों ने वन सीटर वाले हैं, अमतुल को उस पे बिठा देते हैं। हाँ नहीं वो ये हुआ 9 में कि उस टाइम पे उस सेशन में 25 लड़कों ने बायो ले लिया, इसी चक्कर लिया ना, मेडिकल का सेपरेट सेक्शन नहीं निकला। तो ये चीज मैं अक्सर एक्ट में डालता हूँ और इस पे क्राउड रिस्पांस होता है। पूरी स्टोरी टेलिंग होती है कि आप कहाँ कोई स्टोरी है आप लेके चल रहे हैं, तो एक पूरी सिचुएशन और थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशंस को भी आप मैच करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशंस मैंने लिखा हुआ था अपने पेरेंट्स के ऊपर कि अब उनकी एज हमसे ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली बात है। ऑब्वियसली तो उनके पास जब स्मार्टफोन्स आए तो उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया, जैसे व्हाट्सएप वगैरह वो लोग ज़्यादा यूज़ करने लग गए, तो उस पर क्या सिचुएशंस बन सकती हैं, थोड़ी सी कर जैसे व्हाट्सएप वगैरह वो लोग यूज़ करने लग गए अब्बू वगैरह, तो 1 घंटे तक टाइपिंग लिखा हुआ है नहीं, अब वो चल रहा है, फॉरवर्ड मैसेजेस भी कर रहे हैं और वो टेस्ट भी ले रहे हैं रात में कि सुबह तुम्हें जो मैंने भेजे थे। उर्दू वाले भी भेजते हैं, वो रीड मोड लिखा हुआ आता है ना, अब हमें पढ़ने पड़ रहे पूरे। तो एक दफ़ा मैं क्या कहते हैं घर पे नहीं था, मैं फ़ोन करा अब्बू को, फ़ोन किया तो अब्बू का फ़ोन ऑफ था, अम्मी को किया, अम्मी का भी ऑफ, मैं घर गया
उनका अल्लाह खैर करे, क्या वो आपका फ़ोन ऑफ है? कह रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज आया था ना 12 से 3 मोबाइल ऑफ रखना वरना कैंसर हो जाएगा। मैं दूसरे कमरे में गया, मेरा वो भाई बैठा हुआ, कह रहा है इन लोगों से मेरा मोबाइल ला दो यार। तुमको भी ना पूछे। अब ये सारी मतलब एक सिचुएशन स्टोरीज आप लिखते हो, आप इस तरह प्रेजेंट करते और एक रफ में जब बात हो रही होती है तो लोगों को बात समझ भी आती है, हंसी भी आती है। और क्या आप ऐसी कोशिश करती हैं कि ऐसी छोटी सी बातों में किसी बड़े मसले के ऊपर हम जो है ना वो एक कमेंट करते हुए निकल जाएं और लोगों को हंसा भी दें? हाँ, कभी कभी ये होता है क्योंकि कॉमेडी आई थिंक रियल लाइफ सिचुएशन से ही आती है, राइट? हम लोग जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं, लोग देखते हैं, हम उसी से पिकअप करते हैं। तो कॉमेडी में कोई कैरेक्टर पिक कर लें आप यहाँ से और फिर शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है ले सकते हैं आप, किसी को भी पिक कर सकते हैं, मेरे अलावा कोई भी। नहीं, मजाक हम किसी का नहीं उड़ाते। That's good. आप फिर मेरा इंतखाब कर सकते हैं। बीच में कहीं ऐसी सटली कुछ कर देते हैं। तो कुछ इम्प्रोवाइज करें ना, हम कुछ लेटर्स दें आपको, कुछ वर्ड्स दें, क्या करें? इम्प्रोवाइज बेसिकली यूजुअली तो बेटर तब होता है जब आपके पास अपना पूरा ग्रुप होता है ना, क्योंकि 2-3 लोगों के बीच में सिचुएशंस होती हैं एंड देन यू डू अ सीन, समझे? मिनी स्किट्स की तरह होता है वो, इस तरह होता है। यानी आना ही पड़ेगा कल, अभी कुछ नहीं हो सकेगा, ये कहना चाह रही हैं। किसी तरह आप कल आ जाए हमारे शो पे। अच्छा, ऑडियंस की इंटरेक्शन बहुत जरूरी होती है, स्पेशली इम्प्रोव में, क्योंकि जो ऑडियंस उस वक्त बोलती है उस वक्त उसको लेके ये लोग फिर एक्ट बनाते हैं। बहुत तेज हैं आप, अकेला लाए उनको ताकि हम करवा ही ना सके। आपने भी तेजी दिखाई। मुझे तो लगा था कि वो थोड़ा सा करीब आ गई है ना, कि वो कुछ थोड़ा सा हो जाता है। एंड पर उन्होंने इनकार कर, यू टर्न ले लिया ना, फॉलो कर रही हैं आप। प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया। अच्छा, ये कभी हुआ है? मैं वैसे ही पूछना चाह रही थी कि आप बात कुछ कर रही थी, ऑडियंस में से समझ में उनको कुछ आया और उन्होंने कुछ रिएक्ट भी कर दिया। ये हो जाता है बिकॉज यू नो लाइक काफी सेंसिटिव है ऑडियंस, यू नो, बिकॉज यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या बोले क्या ना बोले। और वही जगह जाओ उनको इंतहाई सेंसिटिव खुद को बताना करना है। एग्जैक्टली। कभी कभी होता है ऑडियंस ने सजेशन दिया होता है, हम उसी पे कुछ कर रहे होते हैं और फिर वो कहता है आपने ये कैसे बोल दिया? हमने कहा आप ही ने तो बोला था इस पे जोक मारे, हम आपके लिए जोक मारे हैं इस पे। तो यू नो होता है कभी कभी, यू हैव टू बी सेंसिटिव कि आप क्या बोले क्या ना बोले। तो ये कभी कभी हो जाती है। कभी कभी होता है इसलिए कि जो वहाँ आ रहे हैं हंसने मुस्कुराने के लिए, सजेशन भी अगर खुद दे रहा है वो, तो वो रिएक्शन असूलन तो नहीं होना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। और असूल कौन से फॉलो हुए हैं शुएब आज तक जो वहाँ हो रहे होंगे ना? बात सही है आपकी भी। मोस्टली लोग जो आ रहे होते हैं वो माइंड बना के आ रहे होते हैं कॉमेडी शो में या एक इम्प्रोवाइज के, कि जो है वहाँ पे बहुत मजाक होगा। किसी ने आपके सामने आपकी नकल उतारी, ऐसा हुआ कभी? क्या आपको कॉपी कर दिया? हाँ। नहीं, हमारी नकल कैसे उतारेगा वो? कैसे ना करना, कोई चैलेंज कर देगा। नहीं ऐसा मतलब ऑडियंस में से उठ के कैसे वो, मतलब हम लोग इस टाइम नेवर ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास एक माइक है तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास ये कि माइक हमारे पास है और आपको इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करना है। हाँ। बिल्कुल। एंड वो लेकिन ऑडियंस अच्छा रिएक्ट करती है, नो लाइक आप उनसे बातचीत कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत, सो कोई ऑडियंस इज वेरी इंटरैक्टिव। एग्जैक्टली। और ये कम नहीं करना है, इसको बढ़ाना है। हाँ ऑफ कोर्स। और ये कराची, हम आवाज बोला बिल्कुल। और ये कराची में तो हो रहा है कल, उसके बाद क्या कहीं और भी जाएंगे, किसी और जगह पर भी होगा? फिलहाल इस साल तो हम लोग कराची में कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखें। इसके बाद कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जितना हम लोग ले जा सकते हैं वो हमारा प्लान है। बट ये कि हमारी जैसे एक एक्टर वो लाहौर से स्पेशली आ रही हैं फॉर द शो, तो ये अच्छा है कि हम लोग जो हमारी कम्युनिटी है कम्युनिटी की वो बढ़ रही है, वो सिर्फ कराची में नहीं रह रही, वो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर, इस्लामाबाद और भी शहरों में जा रही है। He wants to add something? इस शो तो हमारा इंशाल्लाह ये रमज़ान में बहुत बड़ा शो है, उसके अलावा भी स्टैंड अप का जो ना आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बहुत ग्रो कर रही है। मतलब देखा है मुख्तलिफ कैफेज में स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, इम्प्रोवाइज्ड हो रही है, हॉट स्पॉट वगैरह पे काफ़ी अब जैसे वीक में 2-3 शोज हो रहे हैं, अच्छे शोज जिसमें अच्छे खासे कॉमेडियंस। आप खुद भी जाते हैं किसी का शो अटेंड करने? हाँ। ओके। तो ये क्यों, ये हाँ से क्या मुराद थी? वो हंसने के लिए जाते हैं या मुझे भी जरा पता चले दूसरे क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, असल में हम कम्युनिटी के तो एक सपोर्ट पे भी एक वो के सब जा रहे हैं, जैसे इसका शो होगा तो मैं कहूँगा नहीं जाऊँ मैं, क्यों एज अ सपोर्ट। मैं ऑडियंस बन के कर रहा हूँ ताकि मेरे यहाँ तुम ऑडियंस बन के आना। अच्छा, ईद पर छुट्टी है, जो भी कुछ करे आप लोग रमजान में कर रहे हैं, ईद पर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें हम, कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है? नहीं, ईद पे हम सबकी छुट्टी। जो हो रहा है वो बिफोर ईद हो रहा है, यानी लाफ्टर आफ्टर इफ्तार, लाफ्टर बिफोर सहरी एंड लाफ्टर बिफोर ईद, सब कुछ हो रहा है। तो कल ये है। थैंक यू सो वेरी मच। सारे आप मौजूद थे यहाँ पे? सारे नहीं थे, बहुत कम लोग थे, सारे हम और ज्यादा एक्ट करवा सकते हैं। एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच। वक्त हो गया खत्म, थैंक यू। मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।